हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 11th ज्योग्राफी का चैप्टर है मिनरल्स एंड रॉक्स। ये जो प्यारी सी बुक है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, प्यारी है या नहीं है ये आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं, ठीक है। हाँ या ना दोनों तरह के सवाल आते हैं, बाकी मजा आ रहा है नहीं आ रहा है बताना कमेंट सेक्शन में। तो ये जो बुक है हमारी, ठीक है, इसमें हमने अभी तक क्या देखा पहले वो समझो, ठीक है। अब ये जो चैप्टर, एक नया यूनिट आपका स्टार्ट हुआ है, ठीक है, लैंडफॉर्म्स के नाम से ये जो यूनिट है, इस यूनिट का पहला चैप्टर है। तो यूनिट कैसे कनेक्ट करना है आपको, वो सारी चीजें मैं समझाता हूं। पहला वीडियो लेक्चर है, बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर है, चीजों को कनेक्ट कर लेना, चीजें आसान हो जाती है। देखो, अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट था, वो चैप्टर समझा, वो यूनिट समझा, हमने ज्योग्राफी को जाना, ठीक है, वो हो गया। अब ज्योग्राफी को जानने के बाद में हमने नेक्स्ट यूनिट जो हमारा उठाया, तो उसमें हमने ओरिजिन एंड इवोल्यूशन पे फोकस किया कि किस तरह से अर्थ बना हमारा, ठीक है। वो अर्थ जो है तो स्पेस की पूरी जीरो से कहानी लेके आए हम बिग बैंग थ्योरी से, ठीक है। तो वो सारी थ्योरीज को समझते समझते आए। पहले आपने देख लिया यूनिवर्स कैसा बना, फिर अर्थ की बात करते हैं तो आपने अर्थ में भी क्या देखा कि अर्थ का इंटीरियर कैसे बना, वो सारी चीजें। इंटीरियर बन गया तो अब जरा इंटीरियर से बाहर निकलो, ठीक है, मतलब आपने अर्थ का इंटीरियर देख लिया। अब इंटीरियर के बाहर ऊपर आए तो ऊपर आपने देखा कि क्या है, सबसे पहली चीज जो ऊपर दिखी आपको कि कहीं ओशियन है और कहीं कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। तो फिर हमने देखा कि ओशियन और कॉन्टिनेंट की क्या कहानी है, किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, उससे जुड़ी हुई जो थ्योरीज थी वो समझ लिया। वो यूनिट कंप्लीट हो गया, बाइंड अप कर दिया उसको हमने। अब क्या देखो, अर्थ को तो समझते चलना है ना, मैं धीरे धीरे और डिटेल में पढ़ना है चीजों को। तो अब जब आपने ये सब कुछ पढ़ लिया, आपने ओशियन कॉन्टिनेंट पढ़ लिए, तो अब अगर आप अर्थ को ऊपर से देखते हो तो आपको क्या दिखता है, अर्थ पे बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हैं। बहुत सारे लैंडफॉर्म्स मतलब क्या है कि कहीं आपको एक प्लेटो देखने को मिलेगा, कहीं आपको माउंटेन देखने को मिलेगा। लैंडफॉर्म का मतलब क्या होता है, भू आकृतियां, मतलब भूमि के ऊपर किस किस प्रकार की आकृति है। तो अब ये जो यूनिट है आपका लैंडफॉर्म्स, ठीक है, तो लैंडफॉर्म्स वाले यूनिट में आप वही देखने वाले हैं। अब मान लो आप क्या देख रहे हैं कि कहीं पे प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया में जो सॉइल है तो वो सॉइल कैसे बनी है, ठीक है। तो वहां पे आप बहुत सारी चीजों को देखोगे, सॉइल के अंदर मिनरल कंपोजिशन क्या है, ठीक है, वहां पे रॉक्स कैसी है। अब वो सॉइल के अलावा भी जैसे आप देखोगे तो प्लेन एरिया, कहीं पे रेत जो है उसमें खेती की जा रही है एरिड सॉइल में, ठीक है, कहीं पे क्या है बार्चन्स बन रहे हैं। तो इस तरह से ये यूनिट जो आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला है, ठीक है। बाकी अब इस चैप्टर, क्योंकि यूनिट का पहला चैप्टर ये, तो यूनिट के बारे में इसी चैप्टर में मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप जैसे देखोगे तो अब यूनिट में आपको पहला चैप्टर जो मिलता है वो मिनरल्स एंड रॉक्स के बारे में मिलता है, ठीक है। अब 10th तक साइंस से डरे आप, ठीक है, साइंस से डरने के बाद आपने क्या सोचा कि साइंस को छोड़ दो, ह्यूमैनिटीज ले लेते हैं, ज्योग्राफी ले लिया। अब आप साइंस को छोड़ोगे, साइंस आपको नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे मिनरल्स और रॉक्स वाला जो चैप्टर है तो आपके केमिस्ट्री के चैप्टर्स के साथ में रिलेटेबल है। क्लास 9-10 में जिसने केमिस्ट्री थोड़ी अच्छे से पढ़ी थी उसको बहुत सारी चीजें वैसे ही समझ में आ जाएगी। छोटा सा चैप्टर है, प्यारा सा चैप्टर, ठीक है, अच्छे से समझेंगे हम इसको। मैं आपको बताने वाला हूं चैप्टर की थीम क्या है। थीम होने के साथ साथ में ये बताऊंगा कि हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। क्लियर हुआ? तो जैसे आप देखोगे मिनरल्स एंड रॉक्स, तो मिनरल्स भी होते हैं आपको पता है अर्थ पे, ठीक है, वही मिनरल्स मिलके क्या बनाते हैं, रॉक्स बनाते हैं, ठीक है। तो अब मिनरल्स जो होते हैं वो रॉक्स बनाते हैं, आपको ये भी पता है। अब आप इसको टॉपिक को कनेक्ट करो यूनिट से। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको लैंडफॉर्म्स को जब समझना है तो लैंडफॉर्म्स बेसिकली किसी ना किसी मिनरल से, किसी ना किसी रॉक से बनी होगी। तो उन लैंडफॉर्म्स को समझने से पहले आपको उसका कंपोजिशन मिनरल्स के फॉर्म में, रॉक्स के फॉर्म में जानना चाहिए, ठीक है। तो मिनरल्स का कुछ जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको इसी वीडियो में दे देता हूं कि अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। जैसे आप पृथ्वी को देखोगे, प्यारी पृथ्वी को देखोगे तो बहुत सारे अलग अलग तरह के एलिमेंट्स मिल जाएंगे आपको। पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हो ना कितने सारे एलिमेंट्स हैं, तो वो जो एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स सब कहां मिलते हैं, अर्थ में मिलते हैं। अर्थ उन्हीं एलिमेंट्स से मिलकर बना है, ठीक है, सारे एलिमेंट्स मिलकर अर्थ को बनाते हैं। तो आप जैसे देखोगे तो ये एलिमेंट्स जो है दे आर फाउंड इन सॉलिड फॉर्म इन द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो आउटर लेयर है उस आउटर लेयर पे आपको ये सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलेंगे, ठीक है। उस आउटर लेयर पे सॉलिड फॉर्म में, जैसे आप कंकड़, मिट्टी, पत्थर, रॉक्स, ये सारी चीजें देखोगे तो उस हिसाब से क्या है कि बहुत सारे जो अर्थ के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो छोटे छोटे एलिमेंट्स अर्थ को बनाते हैं, ठीक है, वो एलिमेंट्स आपको सॉलिड फॉर्म में भी मिल जाएंगे। वही एलिमेंट्स आपको अर्थ के अंदर किस फॉर्म में मिलेंगे, तो हॉट और मॉल्टन फॉर्म में मिलेंगे। मैग्मा जो होता है तो हॉट और मॉल्टन फॉर्म में आपको अर्थ के अंदर भी मिलेंगे वो मिनरल्स। समझ में आया ना ये? तो मिनरल्स आपको इस तरह से दोनों जगह देखने को मिलेंगे। मिनरल्स आपको अर्थ के ऊपर भी देखने को मिलेंगे जो सॉलिड रहेंगे, जिन्हें आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, और अर्थ के अंदर जो रहेंगे मॉल्टन, जिन्हें आप छुओगे तो आप उसी में मिल जाओगे, ठीक है। तो एक मूवी आती थी पहले, बहुत पुरानी मूवी, पता नहीं कौन सी, उसमें वो एक
ऐसा उबलता हुआ कह सकते हैं तेजाब रहता है बहुत ज्यादा, जिसके अंदर इंसान को डालते कंकाल बाहर निकालते थे उसका, ठीक है, बहुत पुरानी मूवी है शायद, ठीक। तो उसी तरह से ये जो अर्थ का इंटीरियर वाले एलिमेंट्स है उन्हें आप अगर छूने जाओगे तो वही स्थिति हो जाएगी। लेकिन हाँ, एलिमेंट जो है तो मॉल्टन और हॉट फॉर्म में अर्थ के इंटीरियर में देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये कहानी हो गई। तो अब जैसे अगर हम देखें तो अबाउट 98% ऑफ द टोटल क्रस्ट ऑफ अर्थ is composed of 8 elements like oxygen, silicon, aluminium, iron, calcium, sodium, potassium and magnesium, ठीक है। तो अर्थ का जो टोटल क्रस्ट है, ठीक है, अब बोलोगे क्रस्ट तो सर छोटा ही पार्ट है, मैग्मा और कोर ज्यादा बड़ा है, ठीक है, लेकिन हमारे से जो इंटरैक्ट कर रहा है, हम जिस पार्ट के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है वो क्रस्ट ही है, ठीक है। तो क्रस्ट का 98% जो है वो इन 8 एलिमेंट से मिलकर बना है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, सिलिकॉन हो गया, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ऐसे ध्यान नहीं रखना, लेकिन आंसर लिखने में अगर इंट्रोडक्शन के लिए आप पॉइंट को ध्यान रखोगे तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी का जो 2% है, एंड द रेस्ट इज कंस्टिट्यूटेड बाय टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैंगनीज, सल्फर, कार्बन, निकल एंड अदर एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये 8 एलिमेंट्स डोमिनेट करते हैं, 98% क्रस्ट को बनाते हैं। तो इस तरह से आप देखोगे तो अर्थ इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, और वो एलिमेंट जो सॉलिड फॉर्म में, हॉट, मोल्टन फॉर्म में भी मिल जाएंगे। और आप देखोगे तो 98% जो है वो क्रस्ट जो है पूरी टोटल कहां देखने को मिलती है आपको, 98% क्रस्ट जो है इन 8 एलिमेंट्स में बसी हुई है, बाकी की जो 2% क्रस्ट है वो दूसरे एलिमेंट्स में है, ठीक है। और ये सारे एलिमेंट्स मिलके अर्थ बनाते हैं, प्यारा अर्थ बनाते, प्यारी पृथ्वी बनाते हैं। समझ में आया इतना, ठीक है। तो अभी मिनरल्स का इंट्रो मैं आपको यहीं पे दे रहा हूं। जैसे अगर आप देखोगे ना तो अर्थ इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, यहां तक समझ में आया। तो दीज एलिमेंट्स आर रेयरली फाउंड एक्सक्लूसिवली बट आर यूजुअली कंबाइंड विद अदर एलिमेंट्स टू मेक वेरियस सब्सटेंसेस। अब ये जो एलिमेंट्स रहते हैं ना, तो ये एलिमेंट्स सब अलग अलग है, ऑक्सीजन अलग है, सिलिकॉन अलग है, मतलब इस तरह से आप देखोगे तो हाँ, ऑक्सीजन के अपने आप में एक आइडेंटिटी है, सिलिकॉन के अपने आप में एक आइडेंटिटी, एल्यूमिनियम के अपने आप में एक आइडेंटिटी है, सारे एलिमेंट्स अलग अलग है, पीरियोडिक टेबल पे है, ठीक है। जो सिरदर्द हुआ करता था, मुझे तो बहुत डर लगता था भैया याद करने में, अलग अलग ट्रिक्स होती थी लेकिन फिर भी वो बाउंस मार जाती थी, ठीक है। तो अब जैसे अगर आप देखोगे तो ये एलिमेंट्स जो हैं, ये एलिमेंट्स दे आर रेयरली फाउंड एक्सक्लूसिवली। ऐसा नहीं कि अलग से मिलते ही नहीं, एलिमेंट अलग से भी मिलते हैं, ठीक है, अपने आप सेल्फ आइडेंटिटी में। लेकिन अधिकतर क्या होता है, एलिमेंट्स आपस में 2 एलिमेंट्स मिल गए, 3 एलिमेंट्स मिल गए, 4 एलिमेंट्स मिल गए, उनके मॉलिक्यूल्स मिल गए, उससे फिर वो क्या बनाते हैं, मिनरल्स बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मिनरल्स बनते हैं, क्लियर हुआ, मिनरल्स बनते हैं। अब मिनरल्स बनते हैं तो हम क्या कहेंगे कि मिनरल आखिर क्या होता है। तो मिनरल क्या होता है, दस अ मिनरल इज नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। मिनरल्स ऑर्गेनिक भी होते हैं, इनऑर्गेनिक भी होते हैं, जैसे आप कोल, पेट्रोलियम की बात करोगे तो ऑर्गेनिक हो गए, ठीक है। तो यहां पे क्या है, मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैविंग एन ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब मैंने आपको भी बताया कि सारे एलिमेंट्स, सारे एटम वगैरह से मिलकर बना रहता है एक मिनरल, तो एक ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर रहता है। साइंस में पढ़ते थे ना हम 9th-10th में कि हाँ, किसी भी एक एलिमेंट का, किसी भी एक मिनरल का क्या रहता है, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर रहता है। तो हैविंग एन ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर की वो कैसे बना है, ठीक है, एंड ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, डायमंड हार्ड है, ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन रहता है कि हाँ, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है, क्लियर। तो इस तरह से हर जो मिनरल रहता है, मिनरल की क्या रहती है, अपनी एक डिफाइंड एटॉमिक स्ट्रक्चर रहता है उसका, ठीक है। डिफाइंड एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ साथ एक केमिकल कंपोजिशन पता रहता है हमें, और एक उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पता रहती है कि हाँ, ये मिनरल है तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ये रहने वाली है, क्लियर हुआ। ठीक इस तरह से मिनरल्स बनते हैं। अ मिनरल इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। अधिकतर क्या होता है, मिनरल्स 2 या जैसे आप ऑक्सीजन और सिलिका, ठीक है, तो सिलिकाइट ऐसा, सिलिकलाइट ऐसा कुछ एक एलिमेंट बनता है, मिनरल बनता है, ठीक है। तो 2 एलिमेंट्स मिलकर अधिकतर एक मिनरल बनाते हैं। लेकिन कुछ मिनरल्स ऐसे भी होते हैं जो इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं। इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं मतलब समटाइम्स सिंगल एलिमेंट मिनरल्स लाइक सल्फर, कॉपर, ऑक्सीजन, गोल्ड, ग्रेफाइट एक्सेट्रा आर फाउंड, ठीक है। तो अपनी आइडेंटिटी खुद लेके चलते हैं अकेले। तो ये आपको एक बेसिक आइडिया और मिल गया कि हाँ, अर्थ क्रस्ट जो है, अर्थ जो है वो एलिमेंट से मिलकर बना है। एलिमेंट्स जो होते हैं तो एलिमेंट्स मिलकर मिनरल्स बनाते हैं, और मिनरल्स की डेफिनेशन ये है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिनरल्स, क्वेश्चन आएगा, बनेगा, ठीक है। ये मिनरल्स हो गया। अब जैसे अगर हम देखें ना, ये मिनरल्स आते कहां से, ऐसा तो नहीं ऊपर से किसी ने बरसा दिए, बारिश के साथ साथ में मिनरल्स भी आ गए। ये आते कहां से हैं? अब कहां से आते हैं तो आप प्रीवियस यूनिट में सब पढ़ के आए हैं क्या, कि जो भी है अर्थ के अंदर है, अर्थ के अंदर से सारी चीजें बाहर आती है और बाहर से वापस अंदर जाती है और साइकिल चलता रहता है। तो उसी तरह से अगर आप देखोगे तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ मिनरल्स? द बेसिक सोर्स ऑफ ऑल मिनरल्स इज द हॉट मैग्मा इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ के इंटीरियर में जो हॉट मैग्मा है, ठीक है, अर्थ के इंटीरियर में जैसे आप देखोगे मोल्टन मैग्मा जो है, ठीक है, मैग्मा जो है क्रस्ट के नीचे आप जाओगे मैग्मा, तो मैग्मा क्या है, हॉट है, मोल्टन है, वो अपनी जगह बना के बाहर आता है
एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजन जो होता है तो उससे क्या होता है आप देखोगे कि हाँ जगह जगह क्या हो जाता है, एक तरह से एक्सप्लोजन होने के बाद में आप देखोगे तो लावा बह जाता है, वो लावा के अंदर अलग एटॉमिक कंपोजिशन, मतलब लावा के अंदर अलग एलिमेंट्स रहेंगे, अलग मिनरल्स बनेंगे, वो मिनरल्स धरती पे आ गए। ठीक है, कहां से आते हैं सब कुछ, सोर्स क्या है, तो द बेसिक सोर्स ऑफ ऑल मिनरल्स इज द हॉट मैग्मा इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। क्लियर हुआ? ठीक है, व्हेन मैग्मा कूल्स क्रिस्टल्स ऑफ मिनरल्स अपीयर एंड अ सिस्टमैटिक सीरीज ऑफ मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन सीक्वेंस टू सॉलिडिफाई सो एज टू फॉर्म रॉक्स। अब क्या होता है, मैग्मा जब बाहर निकलता है लावा बन जाता है, लावा ऐसा तो नहीं कि हमेशा ही गर्म रहता है, ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद मतलब जैसे देखो क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, सूखने के बाद में उसका एक अलग अपना कह सकते हैं केमिकल कंपोजिशन होता है और उस तरह से मिनरल मिल जाते हैं। तो आया कहां से है, हॉट मॉल्टन मैग्मा जो है अर्थ के इंटीरियर में वहां से निकल के आया, बाहर आने पे वो अलग मिनरल बन जाता है। मिनरल सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म्स रिस्पेक्टिवली। अब कुछ मिनरल्स ऐसा नहीं है कि सारे मिनरल्स कहां हैं, इंटीरियर से ही आ रहे हैं, कुछ मिनरल्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अर्थ के ऊपर क्या बन जाते हैं, ऑर्गेनिक वे में बनते हैं। तो जैसे आप देखोगे क्या है, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, तो क्या होता है कि अर्थ क्रस्ट में इंटीरियर तक जाने की जरूरत ही नहीं है इन्हें, अर्थ क्रस्ट में क्या होता है दबते चले जाते हैं। मान लो क्या है, प्लांट्स थे, प्लांट्स दबते चले गए तो वो क्या हो जाते हैं, प्रेशर और हीट सहन करते करते कोल बन जाते हैं, और प्रेशर हीट सहन करते करते क्रूड ऑयल बन जाते हैं, क्रूड ऑयल बन जाते हैं, नेचुरल गैस बन जाता है। तो यहां पे वही बताया कि मिनरल्स कुछ तो इंटीरियर से आते हैं और कुछ मिनरल्स जो है तो ऑर्गेनिकली अर्थ के अंदर ही क्या है आपको सॉलिड, लिक्विड, गैसियस फॉर्म में देखने को मिल जाएंगे, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये रिस्पेक्टिवली लिखने का तरीका क्या होता है समझाऊं मैं आपको, आंसर में लिखा करो। जैसे आप जब 4-5 चीजें लिख देते हो ना, जैसे आपने लिख दिया कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, और फिर आपने आगे स्टेटमेंट कंप्लीट कर दिया कि आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड, गैसियस फॉर्म्स रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब सॉलिड कौन होगा, कोल होगा, लिक्विड कौन होगा, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस कौन होगा, मतलब नेचुरल गैस जो होगा तो गैसियस फॉर्म में होगा। तो रिस्पेक्टिवली ये लिखा जाता है इस तरह से, समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे और क्या चीज है आपको ये समझ में आ गया, व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं आपको। फिर अगर हम देखें तो हमारे जो चैप्टर, इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, ठीक है, उतने ही प्यार से पढ़ना इसे। तो जैसे मिनरल्स है और रॉक्स है, तो दो पार्ट में डिवाइड कर दो कि मिनरल्स के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, और मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये टॉपिक ऐसा है, ठीक, आदिकाल से पढ़ते आ रहे हो आप, 7th 6th 7th क्लास से, क्लियर। तो वो मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, एक पार्ट चैप्टर का कंप्लीट हो गया। रॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो रॉक्स कैसे बनती है, वही मिनरल्स जब मिल जाते हैं तो रॉक्स बन जाती है। ठीक है, तो मिनरल्स का डेफिनेट कंपोजिशन है, रॉक्स जो है बहुत सारे मिनरल्स से मिलकर बनती है। तो उस सेंस में जैसे अगर आप देखोगे तो रॉक्स में भी क्या है, लेकिन क्लासिफिकेशन है। इग्नियस रॉक क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, ये तीनों रॉक जो है बहुत अच्छे से इन डिटेल पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो रॉक्स में क्या है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक पढ़ेंगे, और लास्ट में रॉक साइकिल। अब रॉक ऐसा तो नहीं ना, मैं वही कह रहा हूं कि बारिश में कभी आपने देखा कि पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से, जो धरती पे है वही रॉक क्या है, इग्नियस होती है, वही मेटामॉर्फिक होती है, और वही रॉक सेडिमेंट्री होती है। अब वही रॉक एक ये 3-3 रोल कैसे प्ले कर लेती है। ठीक है, मतलब हमें यह पता है कि शक्तिमान, गंगाधरी शक्तिमान था तो एक रोल था, लेकिन यहां पे एक ही रॉक क्या कर रही है, 3-3 रोल प्ले कर रही है। वो कैसे, तो वो सब कुछ रॉक साइकिल के अंदर आता है। रॉक साइकिल को हम समझेंगे इस चैप्टर में। क्लियर हुआ? तो ये पूरी मैंने आपको फ्रेम बता दी कि क्या क्या है इस चैप्टर में, किस बारे में है। आशा करता हूं चीजें समझ में आई है। बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो था, मिनरल्स के बारे में हमने चीजें जान ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं मिनरल्स की, कि आखिर मिनरल्स के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया मिनरल की डेफिनेशन में क्या, कि केमिकल कंपोजिशन के साथ साथ में कुछ स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है मिनरल्स की। तो एक मिनरल जो होता है वो क्या प्रॉपर्टीज अपने साथ कैरी करता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मिनरल्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसे ऐसे समझ लो कि हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं मिनरल्स की। पिछले वीडियो में हमने आपको एक बेसिक आइडिया दिया मिनरल्स के बारे में। ठीक है, देखो चैप्टर ऐसा सच बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, कंसाइज चैप्टर है। 2 टॉपिक्स आपको समझना है, मिनरल्स के बारे में और रॉक्स के बारे में। मिनरल्स के बारे में अब एक टॉपिक इसके बाद और आप पढ़ोगे, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, नाम सुनते से ही, टॉपिक का नाम सुनते से समझ में आ गई चीजें। ठीक है, और पिछले वीडियो में आपको मैंने बहुत कुछ बता दिया मिनरल्स के बारे में। अब जो क्वेश्चन बनता है तो ये 10 पॉइंट पे क्वेश्चन बन जाता है
कि देयर आर सम स्पेसिफिक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स, ठीक है। मतलब कोई भी आप मिनरल को उठाते हैं तो उस मिनरल को क्या देखते हैं आप कि उसके अंदर एक उसकी मतलब एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो दिखने में कैसा होता है, छूने में कैसा होता है, ठीक है। तो वो सारी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अब जरूरी नहीं कि हर मिनरल की एक जैसी होगी, कुछ मिनरल सॉफ्ट होते हैं तो कुछ हार्ड भी होते हैं, आया ना समझ में। लेकिन आप फिजिकली किस चीज को देख के बोल सकते हो कि हाँ ये मिनरल है, तो उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की एक पूरी लिस्ट है 10 पॉइंट की। क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है एक्सप्लेन 2 फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, 3 फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, या फिर 5 नंबर में आ जाता है, तो उस हिसाब से आपको क्या करना होगा, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए। क्लियर हुआ। अब एक एक करके सारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करते हैं समझते हैं। कुछ स्टूडेंट्स अगर ये सोच रहे हैं कि केमिस्ट्री की क्लास चल रही होगी, तो केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हम पढ़ जियोग्राफी ही रहे हैं। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, जियोग्राफी एक साइंस की तरह है, तो अब साइंस है तो पढ़ो साइंस, ठीक। चलो, कुछ बच्चे अगर ये सोच रहे होंगे कि सर कहाँ जियोग्राफी, मतलब इसीलिए तो लिया था कि साइंस से पीछे छुड़वाना था, अब साइंस पीछे पीछे लगे लगे यहां भी आ गया, ठीक है। समझो, देखो क्या है एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, कि एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म होता है। एक्सटर्नल क्रिस्टल, अब क्या होता है कि एक मिनरल जो रहता है, मिनरल कैसे बनता है मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, कि वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं उन मॉलिक्यूल्स से जुड़ा हुआ रहता है, वो सारे मॉलिक्यूल्स मिलके मिनरल बनाते हैं। तो मॉलिक्यूल जो रहते हैं ना, तो उनका एक स्ट्रक्चर रहता है, क्लियर। तो जो बाहर से मिनरल दिखते हैं, जैसे कोई क्यूब शेप में है, ठीक है, कोई ऑक्टाहेड्रा शेप में रहता है, तो वो जो उनका शेप रहता है ना, वो शेप डिपेंड करता है अंदर के मॉलिक्यूल्स के ऊपर। तो इट इज फिजिकल, अगर हम एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म की बात करते हैं तो इट इज डिटरमाइंड बाय द इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वो क्यूब्स भी हो सकता है, ऑक्टाहेड्रॉन हो सकता है, हेक्सागोनल प्रिज्म हो सकता है, एक्सेट्रा। तो इस तरह से क्या होता है, अलग अलग तरह से उसका एक्सटर्नल फॉर्म हो सकता है, एंड विच इज डिटरमाइंड बाय द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, ठीक है। मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट से डिटरमाइन होता है वो। अब अगला पॉइंट जो है, अगला फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अगला फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है क्लीवेज, ठीक है। अभी क्लीवेज क्या है तो इसे समझना। यहां पे क्या लिखा है, टेंडेंसी टू ब्रेक इन डिफरेंट डायरेक्शन प्रोड्यूसिंग रिलेटिवली प्लेन सर्फेसेस, रिजल्ट ऑफ इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, may cleave in one or more direction and at any angle to each other। अभी क्या होगा, ये वाला जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है इसका क्लीवेज और फ्रैक्चर दोनों में कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, वो भी क्लियर करते हैं, समझाते हैं। देखो यहाँ पे क्लीवेज की बात जो की जा रही, तो ऐसा कहा जा रहा है कि कोई भी मिनरल होता है ना, तो उस मिनरल का एक्सटर्नल फॉर्म डिपेंड करता है उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे। तो वहीं पे अगर आप देखो तो उन्हीं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या होता है, कभी कभी जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो डिसइंटीग्रेट होते जाते हैं, टूटते चले जाते हैं, ठीक है। तो टेंडेंसी टू ब्रेक इन गिवन डायरेक्शन प्रोड्यूसिंग रिलेटिवली प्लेन सरफेस। अब क्या होता है कि वो मिनरल्स जो हैं, तो मिनरल्स के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में अगर क्या होता है, कभी कभी आपको ब्रेकअप देखने को मिलता है, टूटते चले जाता है मिनरल, तो वो क्या करता है, एक रिलेटिवली स्मूथ सरफेस जो है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे कोई एक मिनरल है, ये मिनरल को अगर देखोगे आप, तो इस लाइन में अगर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स टूटते चले जाते हैं, अलग होते चले जाते हैं, तो वो एक स्मूथ सरफेस बना लेंगे, ऐसा लगेगा कि मिनरल निकला ही ऐसा था, ठीक है, मिनरल निकला ही स्मूथ था वहां पे। तो वो स्मूथ स्ट्रक्चर जो बनता है मिनरल का, वो क्लीवेज होता है। वहीं पे एक और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, फ्रैक्चर की, कि जब क्या होता है, वो इंटरनल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वहां पे कोई ऐसा मतलब स्मूथ सरफेस प्लेन एरिया नहीं होता है, बस एक सडन रप्चर आ जाता है, ठीक है, तो वो फ्रैक्चर कहलाता है। समझ में आया डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि फ्रैक्चर वाली जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो वहां पे क्या है, फ्रैक्चर वाली कैरेक्टरिस्टिक में एक तरह से मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट जो है, तो वो इतना स्मूथ, इतना इजी गोइंग नहीं होता है, ठीक है। वहां पे एक तरह से आप देखोगे तो सडन मूवमेंट होता है, मॉलिक्यूल जो रहते हैं तो अब्रप्टली टूटते चले जाते हैं, बीच में से कहीं से भी प्लेन सरफेस प्रोड्यूस नहीं करेंगे वो सब कुछ। लेकिन क्लीवेज जहां डेवलप होता है, तो वहां क्या होता है, वो जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक रहती है, तो मिनरल्स एक्सटर्नली आपको देखने में स्मूथ लगेंगे, वहां पे ऐसा लगेगा कि ये नेचुरली ऐसा बना, और फ्रैक्चर में लगता है कि हाँ टूटा है, ये फ्रैक्चर हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इंटरनल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट सो कॉम्प्लेक्स, देयर आर नो प्लेन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, प्लेन्स नहीं होंगे। द क्रिस्टल विल ब्रेक इन एन इररेगुलर मैनर, क्रिस्टल जो है तो वो क्या है, इररेगुलर मैनर में टूटता चले जाएगा, ठीक है। नॉट ओनली प्लेन्स ऑफ क्लीवेज, ठीक है। तो क्लीवेज की तरह वहां पे प्लेन एरिया नहीं रहेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि नेचुरली बना है, वो ऐसा लगेगा कि हाँ यहां से क्या हुआ है, फ्रैक्चर हुआ, यहाँ पे टूटा गया है, वो क्लियर हुआ। तो विजिबल रहते हैं और फ्रैक्चर्स जो रहते हैं कि हाँ यहां से टूटा, इस तरह से क्लियर है। तो एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है, मिनरल आप देखोगे तो उसका एक अपना क्या रहेगा, एक फिजिकल फॉर्म रहेगा, बाहर से देखा जा सकता है, क्रिस्टल फॉर्म रहेगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे, ठीक है। मॉलिक्यूलर मतलब उसके मॉलिक्यूल्स कैसे जुड़े हुए हैं, तो उसी चीज पर डिपेंड करता है। अगर कि कहीं से मॉलिक्यूल्स निकलते जा रहे हैं तो वो एक क्लीवेज बना लेते हैं, ठीक है। तीसरी चीज जो डिपेंड करती है कि उसी तरह से मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट जो उस पर क्या डिपेंड करता है, फ्रैक्चर भी एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि फ्रैक्चर्स भी डेवलप होते हैं मिनरल्स में, ठीक, ये हो गया।
अगली चीज जो है, अगला फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है लस्टर। ठीक है, अब लस्टर शब्द आपने छोटी क्लासेस में भी सुना होगा, लस्टीरियस होते मिनरल्स। ठीक है, तो अब लस्टर मतलब क्या है कि वो शाइन करता है, लस्टर मतलब शाइन करना। क्लियर हुआ? तो अपीयरेंस ऑफ मटेरियल विदाउट रिगार्ड टू द कलर। ठीक है, विदाउट रिगार्ड टू द कलर मतलब कलर को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। आप बोलोगे सर गोल्ड है तो गोल्ड तो शाइन करेगी, गोल्डन कलर है, उसके अलावा भी क्या है, गोल्डन कलर के अलावा भी अगर आप जैसे देखोगे गोल्ड एज ए मिनरल क्या करता है, वो शाइन करता है। ठीक है, तो लस्टर मतलब यहां पे शाइन की बात की जा रही है। तो ईच मिनरल हैज ए डिस्टिंक्टिव लस्टर लाइक मेटेलिक, सिल्की, ग्लॉसी एक्सेट्रा। ठीक है, कुछ मिनरल्स जो रहते हैं तो उनकी जो लस्टर रहती है बहुत ज्यादा क्या रहती है, शाइनी रहती है, मतलब देखते से बस चौंधिया जाती है आंखें। ठीक, ऐसे मिनरल कौन से होते हैं, जैसे डायमंड हो गया। ठीक है, तो वो क्या है, वो लस्टीरियस होते हैं, जैसे गोल्ड हो गया तो इनका लस्टर ज्यादा रहता है। क्लियर हुआ? लस्टर मतलब शाइन, सिंपल ऐसे समझ लो। अब कलर की बात आती है, मिनरल्स जो होते हैं तो उनके कलर भी एक कैरेक्टरिस्टिक, एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट होता है। मतलब हम फिजिकली वही देख रहे हैं मिनरल्स कैसे हो सकते हो, तो उनका अपना एक क्या होगा, क्रिस्टल फॉर्म होगा, उनमें फ्रैक्चर्स देखने को मिलेंगे, उनमें क्लीवेज देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, मिनरल्स जो होते हैं तो मिनरल्स का क्या होता है, अपना अपने आप में एक लस्टर भी होता है, उसकी एक शाइन करने की टेंडेंसी रहती है। मिनरल्स का अपने आप में कलर भी होता है। कौन सा कलर होता है, अब वो डिपेंड करता है मिनरल पे। ठीक है, तो सम मिनरल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक कलर डिटरमाइंड बाय देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और वो कलर उन्हें कहां से मिलता है, देखो सब कुछ कहां से बना है, एक मॉलिक्यूल से बना है। तो वही एक मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल, 10 मॉलिक्यूल, 50 मॉलिक्यूल ऐसे मिलेंगे, और सारे मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं, सारे मॉलिक्यूल्स एक तरह से मिलके उसे स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, उसे लस्टर प्रोवाइड करते हैं, और वो मॉलिक्यूल्स ही मिलके उसे कलर भी प्रोवाइड करते हैं। समझ में आया? मॉलिक्यूल्स ही उसे कलर भी प्रोवाइड करते हैं। तो सम मिनरल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक कलर डिटरमाइंड बाय देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, डिटरमाइंड बाय देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मेलाकाइट को अगर आप देखोगे तो मेलाकाइट इस तरह का एक मिनरल होता है जिसका कलर कैसा देखने को मिलेगा, आपको ग्रीन कलर देखने को मिलेगा। अब ग्रीन में भी हम एक लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन बोलते थे ना, एक बचपन में जो क्रेयॉन्स रहते थे, तो एक लाइट ग्रीन था जिससे हम क्या बनाते थे, लाइट ग्रीन कलर से यूजुअली हम लीव्स वगैरह को शेड करते थे। ठीक है, तो वो जो डार्क ग्रीन वाला लेकिन कंपोजिशन है वो मेलाकाइट का कलर होता है। ठीक है, एजोराइट, फिर क्या होता है, कैल्कोपाइराइट, ये कुछ मिनरल्स हैं। ठीक है, एंड सम मिनरल्स आर कलर्ड बाय इंप्योरिटीज, और कुछ मिनरल्स जो रहते हैं तो दे आर कलर्ड बाय इंप्योरिटीज। इंप्योरिटीज का मतलब समझ, तो मतलब उसके अंदर क्या है कि दूसरा जैसे बॉक्साइट जो होता है, ठीक है, बॉक्साइट जो होता है तो रेडिश होता है, और रेडिश कलर जो रहता है उसमें इंप्योरिटीज मिली रहती है। बाकी निकलने पे बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकलेगा तो एल्यूमिनियम तो आपको सिल्वर से दिखेगा, है ना समझ में? तो यहां पे वही बताया, सब मिनरल्स आर कलर्ड बाय इंप्योरिटीज। फॉर एग्जांपल, बिकॉज ऑफ इंप्योरिटीज क्वार्ट्स में भी व्हाइट, ग्रीन, रेड, येलो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपकी बुक में क्वार्ट्स का दिया है कि वो अलग अलग कलर में हो सकते हैं, क्योंकि वो जो क्वार्ट्स के अंदर इंप्योरिटीज मिली वो बाद में निकलने के बाद में क्वार्ट्स का कलर अलग हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस तरह से कलर भी एक क्या होता है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है। क्लियर? अगला देखो, अगला जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है मिनरल्स का वो होता है स्ट्रीक्स। स्ट्रीक्स लड़कियां लगवाती ना बाल में से, हरे, पीले, लाल, नीले। तो यहां पे स्ट्रीक्स की जो बात हो रही है वो स्ट्रीक्स किस चीज के हैं, वही हरे, पीले, लाल, नीले कलर की ही बात हो रही है, बस यहां पे बालों में नहीं लगाया जा रहा है। यहां क्या हो रहा है, यहां आप मिनरल्स को समझ रहे हो कि मिनरल्स, जैसे आप मिनरल में आप कोल को लेते हो तो क्या होता है, मुझे पता नहीं कितने लोगों ने वो अष्टचंग जो होता है वो बचपन में खेला है। ठीक है, तो हम क्या करते थे, कोल से इस तरह से स्ट्रीक से एक पूरा वो बना लेते थे, ऐसे मतलब 5-5 लाइन खींच के, फिर कुछ होता था ना इसमें गोटी चलती। लूडो जो आज के समय में लूडो हो गया वो पहले अष्टचंग होता था। तो वो स्ट्रीक्स जो थी, वो स्ट्रीक्स क्या थी, इस तरह से मतलब आप मिनरल को घींचते हो ना तो वो कलर छोड़ जाता है, एक लाइन बना देता है। क्लियर हुआ? जैसे चौक भी क्या एक तरह का स्ट्रीक निकलता है उससे। तो स्ट्रीक्स, कलर ऑफ ग्राउंड पाउडर ऑफ एनी मिनरल, इट मे बी ऑफ सेम कलर एज द मिनरल और मे बी डिफरेंट। ठीक है, यहां डिफरेंट कर लेना। तो आया समझ में कि स्ट्रीक्स जो बनाते हो आप, घींचते हो तो किसी भी मिनरल का कलर छूट जाता है, पीछे जो पाउडर छूट जाता है वो अधिक। यूजुअली ऐसा भी हो सकता है कि जो मिनरल है जिस कलर का उसी कलर के स्ट्रीक बने, जैसे रेड कलर का मिनरल था, आपने घीसा उसे तो जो पाउडर निकला चॉक पाउडर टाइप से वो रेड निकलेगा। ठीक, जैसे क्या है, मेलाकाइट इज ग्रीन एंड गिव्स ग्रीन स्ट्रीक्स, तो मेलाकाइट से ग्रीन स्ट्रीक्स निकलती है। साथ ही अब जैसे आप देखोगे फ्लोराइट, तो फ्लोराइट इज पर्पल और ग्रीन बट गिव्स अ व्हाइट स्ट्रीक। अब फ्लोराइट भी एक मिनरल है, उसका कलर पर्पल हो सकता है, उसका कलर ग्रीन हो सकता है, लेकिन आप जब उसको घिसोगे ना तो वो व्हाइट कलर की स्ट्रीक्स छोड़ेगा, जादू। क्लियर? तो इस तरह से क्या होता है, फ्लोराइट जो है एक ऐसा मिनरल है जो दूसरे कलर की स्ट्रीक भी दे देता है। तो ये चीज ध्यान रखना कि एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है मिनरल्स की, कि दे प्रोड्यूस स्ट्रीक्स। ठीक है, दे कैन बी यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग स्ट्रीक्स। क्लियर हुआ? चलो आगे देखो, ट्रांसपेरेंसी।
मिनरल्स जो होते हैं उनके अंदर एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसपेरेंसी भी होती है। अब आप यहां पे सवाल उठाओगे बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे बच्चे नहीं 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 सर, कुछ मिनरल्स ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, कुछ होते हैं ट्रांसपेरेंट, कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम वही समझते हैं यहां पे कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक एक है कि मिनरल्स के अंदर ट्रांसपेरेंसी रहती है। अब मिनरल्स के अंदर हार्डनेस रहती है, तो ऐसा थोड़ी कि सारे मिनरल्स ही हार्ड रहेंगे, सॉफ्ट भी होते हैं, क्लियर। तो उस सेंस में ट्रांसपेरेंसी भी जरूरी नहीं कि हर मिनरल एकदम ट्रांसपेरेंट हो पानी की तरह, ठीक है, पानी तो फिर भी उतना ट्रांसपेरेंट कि ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट हो कि इधर से उधर देख लिया जाए, ठीक है, जरूरी नहीं है। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं हम, तो लाइट रेज पासेस थ्रू दैट ऑब्जेक्ट कैन बी सीन प्लेनली, ठीक है। तो जो एकदम ट्रांसपेरेंट रहेगा, कुछ मिनरल्स बहुत ट्रांसपेरेंट रहते हैं। एक होमवर्क दे दूं मैं आपको, ठीक है, मजा आएगा, करना, थोड़ा रिसर्च करना। मुझे पता है साइंस में इतना इंटरेस्ट नहीं है आप लोगों को, लेकिन इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, क्लियर। क्या है कि आप मुझे बताएंगे कौन से मिनरल्स ट्रांसपेरेंट होंगे, ठीक है, जिनके अंदर से लाइट जो इधर से डालो उधर से लाइट निकल जाएगी। ट्रांसपेरेंट मिनरल्स कौन से होंगे, ट्रांसलूसेंट कौन से होंगे, तो लाइट रेज पास थ्रू इट बट विल गेट डिफ्यूज सो दैट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन, ठीक है। कुछ मिनरल्स ऐसे भी होते, लगा के देखोगे तो हाँ आपको दिख तो रहा है उधर कुछ है, लेकिन क्लियर नहीं दिखता है, ठीक है, तो वो ट्रांसलूसेंट होते हैं। ट्रांसलूसेंट का एक एग्जांपल जैसे आपको साइंस में दिया होगा क्या, कि पेपर के ऊपर जब क्या लग जाता है, ऑयल लग जाता है, तो थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाता है, ठीक है, तो वो ट्रांसलूसेंट हो गया, ठीक। ट्रांसलूसेंट के बाद में फिर ओपेक होता है। ओपेक, कुछ मिनरल्स ओपेक होते हैं, मतलब आप मिनरल सामने आ गया आपके आंख के, तो उधर क्या है पीछे वो नहीं दिखेगा, जिससे लाइट पास नहीं हो रही, ऐसे समझ लो, ठीक है, लाइट पास नहीं होती, वो ओपेक होते हैं, तो लाइट विल नॉट पास एट ऑल। तो दीज आर सम ऑफ द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द ट्रांसपेरेंसी। तो कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट होते हैं मिनरल्स, कुछ ट्रांसलूसेंट होते हैं, और कुछ होते हैं ओपेक। क्लियर हुआ ये तीन, ठीक। पुरानी यादें ताजा हो गई ना साइंस वाली क्लास की। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर जो है सिंपल सी चीज, हम जैसे जो क्रिस्टल फॉर्म में पढ़ा, तो उसमें मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के हिसाब से जो स्ट्रक्चर की बात की जा रही थी, वैसे यहां पे आप देखोगे तो मिनरल्स का भी क्या है, आउटवर्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ द इंडिविजुअल क्रिस्टल, फाइन, मीडियम, कोरस ग्रेन, वो फाइन भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, बड़े बड़े ग्रेन्स भी हो सकते हैं। मॉलिक्यूल्स जो है वो मॉलिक्यूल्स उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे। जैसे एक एक ईंट से क्या होगा, घर बनेगा ना, टूटी टूटी ईंट लगाओगे पूरा घर कहां बन पाएगा। तो उसी तरह से क्या है, यहां पे भी बताया गया कि स्ट्रक्चर जो है वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल, मतलब जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है क्रिस्टल्स का, तो वो फाइन, मीडियम, कोरस ग्रेन्ड हो सकते हैं, ठीक है, सेपरेबल, डाइवर्जेंट, रेडिएंट, इस तरह से उसका स्ट्रक्चर हो सकता है कि टूटा जा सकता है, नहीं टूटा जा सकता है, ठीक है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है डिपेंडिंग ऑन दी मॉलिक्यूल्स। क्लियर। अब हार्डनेस, ये पॉइंट बहुत अच्छा है। हार्डनेस मतलब क्या है कि एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे मैंने अभी ट्रांसपेरेंसी वाली समझाई कि कुछ मिनरल्स ट्रांसपेरेंट हो भी सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं, वैसे ही एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या है हार्डनेस की, कि कुछ मिनरल्स बहुत हार्ड होते हैं, कुछ मिनरल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो हार्डनेस का मतलब क्या है, रिलेटिव रेजिस्टेंस बीइंग स्क्रैच्ड, मतलब मिनरल्स की रिलेटिव रेजिस्टेंस की वो कितना स्क्रैच किया जा सकता है। क्या आप उसको ऐसे हाथ से बैठे बैठे उसका अस्तित्व खत्म कर सकते हो मिनरल्स का, या फिर वो इतना हार्ड है कि आपके नाखून का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो उस तरह से क्या है कि मिनरल्स जो है तो उनकी हार्डनेस जो रहती है, हार्डनेस क्या होती है, तो रिलेटिव रेजिस्टेंस बीइंग स्क्रैच्ड, आप कितना उसे स्क्रैच कर सकते हो, ठीक है। 10 मिनरल्स आर सेलेक्टेड टू मेजर द डिग्री ऑफ हार्डनेस। अब जैसे यहां पे एक एग्जांपल दिया आपको क्या, कि 10 मिनरल्स हमने रख लिए हैं टू मेजर द डिग्री ऑफ हार्डनेस। जैसे अब क्या होता है, टैल्क, टैल्क वाला नहीं शाहरुख खान ऐड करता पाउडर वाला, वो नहीं, यहाँ पे टैल्क यहाँ क्या है, मिनरल, ठीक है। तो मतलब वो खुशबू वाला वो अलग रहता है, पाउडर पाउडर होता है, लेकिन यहाँ पे हम टैल्क की जो बात करते हैं मिनरल के फॉर्म में बात कर रहे हैं, जो एक सॉफ्ट मिनरल रहता है, ठीक, जिसे आप क्या करोगे, जिसे ऐसे नाखून से निकालोगे तो टैल्क क्या है, पूरा निकलने लगता है। तो यहाँ पे इसकी जो हार्डनेस है, ठीक है, ऑन दी रिलेटिवनेस ऑफ बीइंग स्क्रैच्ड, तो ये एक नंबर पे मतलब बहुत सॉफ्ट होता है। जिप्सम की बात करें हम, फिर जिप्सम उसके बाद आता है, ठीक है। तो इसी तरह से फ्लोराइड, फेल्ड्स्पर, क्वार्ट्ज, और आगे आगे बढ़ते चले जाओगे तो सबसे हार्ड जो होता है, हार्डेस्ट मिनरल कौन सा हो जाता है, डायमंड हो जाता है। ये ध्यान रहेगा, हार्डेस्ट मिनरल हो जाता है डायमंड। तो टैल्क सबसे कम पे आपने डाल दिया और हार्डेस्ट मिनरल हो जाता है डायमंड। तो इस तरह से आपने हार्डनेस के हिसाब से भी क्या एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को देख लिया। अब जो लास्ट स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। हर मिनरल की अपनी एक ग्रेविटी होती है, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आप ऐसा समझ लो डेंसिटी पे ग्रेविटी डिपेंड करती है, ठीक है। तो ग्रेविटी मतलब क्या होता है यहां पे जैसे समझोगे तो द रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट एंड द वेट ऑफ द इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर। आप क्या कर लो, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर जो है, ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर कर लो, और द वेट ऑफ द मिनरल, ये मिनरल है। तो अब जैसे अगर आप इन दोनों को देखोगे ना, तो वाटर की डेंसिटी क्या है, 1 ग्राम 3 सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहां पे इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है। उसी तरह से अगर आप उसी वेट का, उतने ही वेट का मेटल लेते हो, मिनरल लेते हो, तो उस मिनरल की डेंसिटी पे डिपेंड करेगा कि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है। तो जितनी डेंसिटी होती है यूजुअली उतनी ही ग्रेविटी होती है। तो एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई कि हर मिनरल की अपनी एक
ग्रेविटी होती है, ठीक है, एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है जो उसको मतलब ऐसे समझ लो कि हल्का और भारी रहता है, डिपेंड करता है डेंसिटी पे, और फिर वो जब नीचे गिरता है तो उस हिसाब से ग्रेविटी कितना उस पर काम कर रही है, ठीक है, वो वाली कहानी यहाँ पे समझ में आया। सो दीज वर सम ऑफ द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने आपको बताई समझाई। आशा करते हैं चीजें यहां तक समझ में आई है। नेक्स्ट वीडियो में मेटालिक नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मिनरल्स वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर रॉक्स को समझेंगे। क्लियर हुआ? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में। मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या है, कहानी समझो। देखो, पिछले वीडियो में हमने आपको क्या बताया, तो हमारा मिनरल्स यहां पे कंप्लीट हो रहा है। एक चीज बता देता हूं मैं, और मेटालिक नॉन मेटालिक दो अलग अलग टॉपिक दिए, लेकिन एक साथ मिला देते, छोटे छोटे टॉपिक हैं और आप जानते ही हो सारे, ठीक है। मेटालिक को भी जानते हो, नॉन मेटालिक को भी जानते हो। कैसे? साइंस में पढ़ा है, छोटी क्लासेस में पढ़ा है, और बहुत सी बार पढ़ा। आप तो बोल रहे सर बस पर्याप्त है, अब तो आप ना भी पढ़ाओ तो भी पढ़ जाएंगे आगे, लेकिन टॉपिक है तो पढ़ते हैं उसे। देखिए, आपने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखी तो आपको क्या समझ में आया कि मिनरल्स जो है, जैसे हम कहते हैं ना ये बच्चा समझदार है, तो कुछ उसकी हम लिस्ट बना देते कि समझदार है तो क्या करता होगा, ये पढ़ाई अच्छी करता होगा, ठीक है। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि समझदार है वही पढ़ते हैं, क्लियर हुआ, और जो नहीं पढ़ते वो समझदार नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी एक कैरेक्टरिस्टिक जो जनरल परसेप्शन लेके चलती है सोसाइटी, तो वैसे मिनरल्स हैं तो मिनरल्स की ये कैरेक्टरिस्टिक है, हार्डनेस वगैरह, तो हमने पूरे 10 पॉइंट की क्या है लंबी लिस्ट बना ली थी, ठीक। अभी क्या है, एक और कैरेक्टरिस्टिक या फिर कह लो एक और क्लासिफिकेशन जो होता है मिनरल्स का, वो होता है मेटालिक और नॉन मेटालिक के हिसाब से। नाम से समझ में आ गया, मेटालिक मतलब जिसमें मेटल है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो मेटल नहीं मतलब क्या है, नॉन मेटालिक है। तो मेटालिक और नॉन मेटालिक सिंपल सी चीज है। तो मेटालिक मिनरल्स कौन से होते हैं? तो दीज मिनरल्स कंटेन मेटल, ठीक है, दीज मिनरल्स कंटेन मेटल कंटेंट। क्लियर हुआ? दीज मिनरल्स कंटेन मेटल कंटेंट एंड कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। तो जिनके अंदर मेटल वो मेटालिक, और मेटालिक को भी 3 टाइप्स में, सब टाइप्स में आप सब डिवाइड कर सकते हो। प्रीशियस मेटल्स, ठीक है, तो प्रीशियस मेटल्स होते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम एक्सेट्रा, ये प्रीशियस मेटल्स हो गए, ठीक। मतलब प्रीशियस मेटालिक तो है, गोल्ड क्या है, एक तरह का मेटल ही है, ठीक, धातु है। अब धातु, मेटल यानी धातु, तो धातु है लेकिन वो प्रीशियस है। प्रीशियस कैसे है कि गोल्ड जो है तो ऐसा किलो से लेने नहीं जाते हो आपको, क्यों? क्योंकि उसका 10 ग्राम भी बहुत महंगा होता है। तो प्रीशियस मेटल्स हो गए। फेरस मेटल्स, ठीक है, Fe, फेरस। फेरस मतलब क्या होता है? फेरस जो है तो एक तरह से फेरस आयरन को कहा जाता है, जिसके अंदर आयरन कंटेंट होता है। तो फेरस मेटल्स में क्या जाता है, आयरन एंड अदर मेटल्स, ठीक है, ऑफन मिक्स्ड विथ आयरन टू फॉर्म वेरियस काइंड्स ऑफ स्टील। तो वो क्या हो जाते हैं, फेरस मेटल हो जाते हैं। तो आयरन हो गया, ठीक है, आयरन के बाद में जैसे आप देखोगे तो स्टील हो गया। ये सारे मेटल्स क्या है, ये फेरस मेटल्स है जिनके अंदर आयरन कंटेंट रहता है। जो आयरन ओर से कहीं ना कहीं एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, वो फेरस मेटल्स होते हैं जिनके अंदर आयरन कंटेंट रहता है। तो प्रीशियस मेटल्स होगा जो महंगे होते हैं, फेरस मेटल जिनके अंदर आयरन कंटेंट होता है। नॉन फेरस मेटल, नॉन फेरस मतलब क्या, जिनके अंदर आयरन नहीं होता है। आयरन नहीं होता मतलब प्रीशियस है क्या? नहीं। तो वो मेटल्स जो प्रीशियस भी नहीं होते, जिनके अंदर आयरन भी नहीं होता है। ऐसा कौन सा मेटल है सर? तो एल्यूमिनियम, ठीक है। अब एल्यूमिनियम फॉइल सबके घर में मिल जाएगी, वो किससे बनी है? एल्यूमिनियम से बनी है, ठीक है। तो वो प्रीशियस है क्या? सोने की तरह आप उसको ऐसा है थोड़ी ना कि संभाल के रखते हैं। तो प्रीशियस नहीं है और उसके अंदर आयरन भी नहीं है, लेकिन है तो मेटल एल्यूमिनियम। तो वो सारे मेटल्स जिनके अंदर ना मतलब जो उतने प्रीशियस भी नहीं होते हैं, जो आयरन कंटेंट भी नहीं रखते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? नॉन फेरस हो जाते हैं। तो जैसे कॉपर, लेड, जिंक, टिन, एल्यूमिनियम, ये सारे मेटल्स जो हैं नॉन फेरस की कैटेगरी में आ गए। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे की कहानी क्या है हमारी? नॉन मेटालिक मिनरल्स, ठीक है। अब नॉन मेटालिक मिनरल्स में क्या होता है देखो, तो नॉन मेटालिक, अब नाम से समझ में आ गया, जिनके अंदर मेटल नहीं है वो नॉन मेटालिक। तो नॉन मेटालिक मिनरल्स कहां से आते हैं सर? तो अब आप जैसे देखोगे मिनरल्स हमें कहां से मिल रहे हैं, रॉक पे से मिल रहे हैं, या फिर कह लो अर्थ के इंटीरियर से मिल रहे हैं, सारी चीजें। अब कोल है, तो कोल ऐसा भी नहीं है कि मेटल है, लेकिन है तो मिनरल, ऑर्गेनिक मिनरल, लेकिन है तो मिनरल। तो वो नॉन मेटालिक मिनरल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो दीज मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल कंटेंट, ठीक है। तो इनके अंदर क्या मेटल कंटेंट नहीं होता, मेटल नहीं होता, सारे नॉन मेटालिक होते हैं। सल्फर, फॉस्फेट, नाइट्रेट्स आर एग्जांपल ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल्स, ठीक है। तो अब जैसे देखोगे तो अब क्या हो रहा है कि हम जो एक तरह से फर्टिलाइजर वगैरह डालते हैं, तो उसमें नाइट्रेट आ गया, फॉस्फेट आ गया, तो ये क्या है? ऐसा थोड़ी ना कि खेत में मेटल डाल रहे हो आप, वो नॉन मेटालिक होता है ना, लेकिन वो मिनरल का काम करता है, क्रॉप को बढ़ावा देता है। कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जो एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, तो ये सारे नॉन मेटालिक के एग्जांपल में आ जाते हैं, ठीक है। सीमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल्स। सीमेंट जो है तो टफ भी होता है लेकिन नॉन मेटालिक है वो, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे मिनरल्स नॉन मेटालिक की कैटेगरी में आ जाते हैं। सिंपल सा टॉपिक था, ये कंप्लीट हुआ। तो हमारा यहां पे पूरा टॉपिक कौन सा कंप्लीट हो जाता है?
मिनरल्स वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो से हम रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपको रॉक्स क्या है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक इंपॉर्टेंट चीज, मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास 4th से क्लास 12th तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रॉक्स के बारे में। चैप्टर है हमारा मिनरल्स एंड रॉक्स। मिनरल्स एक पार्ट है चैप्टर का जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया है? लास्ट वीडियो में हमने आपको समझाया कि किस तरह से मिनरल्स जो है वो मेटेलिक, नॉन मेटेलिक की कैटेगरी में सब डिवाइड किए जा सकते हैं। अब देखो, मिनरल्स को वहीं पे पैक करो। अब हम आते हैं रॉक्स के ऊपर, ठीक है? तो चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है रॉक्स, उसे समझते हैं। अब देखो, मैं बहुत कंसेप्ट के साथ लेके चलूंगा चीजें आपकी, ठीक है? अब आपसे कोई सबसे पहला सवाल ये पूछ ले कि आप मुझे बताओ कि मिनरल्स और रॉक्स में डिफरेंस क्या है? मतलब है तो दो ही वही, पत्थर, कंकड़, मिट्टी, सब कुछ। डिफरेंस क्या है? ठीक, सोच लो 2 मिनट के लिए। तो यहां पे आपको क्लैरिटी रखना होगा कि आपको चीजें, एक एक चीजें पता चलती रहे। 10th क्लास तक चलता था, चलो सिनोनिम्स की तरह यूज कर लिया, मिनरल्स बोल दी, रॉक्स बोल दी, सब कुछ चलेगा। लेकिन अब क्या है, आपको थोड़ा, क्योंकि चैप्टर उसी बारे में बता रहा है ना, तो उसको जरा डिफरेंशिएट करना सीखो। मिनरल्स इन जनरल प्यूरिफाइड एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का आपको एक कंपोनेंट देखने को मिल रहा है, वो मिनरल्स हो गए, ठीक है? जैसे गोल्ड है तो गोल्ड ही गोल्ड है। रॉक्स क्या होता है? रॉक्स कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स होता है, ठीक है? इंप्योरिटीज रहती है बहुत ज्यादा। क्लियर हुआ? तो वो रॉक्स हो जाती है। मतलब ये मिलावटी है, ये शुद्ध है। अगर समझ में, मिलावटी और शुद्ध। तो जैसे अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ रॉक्स। नो डाउट आपको ये सभी को पता होगा कि अर्थ की जो क्रस्ट है, जो ऊपर वाली लेयर है हमारी, ठीक, लेयर्स ऑफ मतलब अर्थ जब हमने पढ़ा था चैप्टर 3 में, तो ध्यान है ना, क्रस्ट भूले तो नहीं हो। क्रस्ट जब आपने पढ़ी तो आपको समझ में आया, क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सॉलिड रॉक्स, ठीक है? क्रस्ट जो है अलग अलग पत्थर, मिट्टी, कंकड़ से बनी हुई है। तो रॉक जो रहता है, तो रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स, ठीक है? मिनरल्स क्या होता है? प्यूरिफाइड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। आपको जब मतलब एक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक जो मिनरल्स की डेफिनेशन बताई थी ना, कि एक जैसे एलिमेंट्स की, या फिर कभी कभी 2 एलिमेंट्स भी, 2 मॉलिक्यूल्स भी मिल जाते हैं, ठीक है? उससे एक मिनरल बनता है जो प्योर रहता है, ऐसा समझ सकते हो आप, ठीक है? वहीं पे रॉक्स जो रहती है ना, तो रॉक्स क्या रहती है? इंप्योरिटीज से भरपूर, साथ ही साथ एग्रीगेट रहती है बहुत सारे मिनरल्स का, वो रॉक कहलाती है। क्लियर हुआ? तो रॉक में बी हार्ड और सॉफ्ट एंड इन वेरिड कलर्स। तो रॉक की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अब जैसे आपने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मिनरल्स की पढ़ी थी, उसी तरह से रॉक की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि रॉक भी हार्ड हो सकती है, सॉफ्ट हो सकती है, सफेद हो सकती है, लाल हो सकती है, पीली हो सकती है, काली हो सकती है। तो इस तरह से रॉक्स जो हैं, तो रॉक्स भी क्या है? अलग अलग कलर की हो सकती है, अलग अलग हार्डनेस, अलग अलग आप कह सकते हो सॉफ्टनेस हो सकती है उसकी। जैसे एग्जांपल में क्या दिया कि ग्रेनाइट इज हार्ड। ग्रेनाइट जो होता है, तो ग्रेनाइट क्या होता है? बहुत हार्ड होता है, ठीक? उस पर मारोगे तो हाथ में लग जाएगी आपको। वहीं पे कुछ ऐसे भी रॉक्स होते हैं, जैसे सोपस्टोन की बात की जाए तो सोपस्टोन क्या होता है? सोपस्टोन एक ऐसी रॉक है जिसको आप हाथ से तोड़ भी सकते हो शायद। क्लियर हुआ? फिर गैब्रो इज ब्लैक, क्वार्टजाइट कैन बी मिल्की व्हाइट। तो कलर में भी वेरी करते हैं चीजें। क्लियर हुआ? तो दिस इज समथिंग बेसिक अबाउट रॉक्स। फिर अगर हम जिसे देखते हैं, तो रॉक डू नॉट हैव डेफिनाइट कंपोजिशन ऑफ मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये पॉइंट समझ में आया कि रॉक जो होता है, तो रॉक डू नॉट हैव डेफिनाइट कंपोजिशन ऑफ मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब ऐसा नहीं कि इस रॉक में इसी तरह के मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होने वाले हैं, या फिर एक मिनरल्स मिलकर एक रॉक बनाते हैं। 17, 25, 50 मिनरल्स एक साथ मिलकर एक रॉक बनाते हैं। तो मैं वही कह रहा हूं, इट इज फुल ऑफ इंप्योरिटीज। रॉक जो होती है, इट इज फुल ऑफ इंप्योरिटीज। अब लेकिन आप जैसे इन जनरल देखोगे तो रॉक्स में किसका कंटेंट ज्यादा होता है? फेल्डस्पर और क्वार्ट्ज आर दी मोस्ट कॉमन मिनरल्स फाउंड इन रॉक्स। अभी जिनको ये इंटरेस्ट है, सर इसकी वैलेंसी ये वो बताओ, तो वो हम साइंस में पढ़ते थे, ठीक है? अब नहीं पढ़ना है तभी ज्योग्राफी लिया है। तो आपको बेसिक चीजें ध्यान रखना है कि रॉक का एक कंस्टिट्यूएंट जो रहता है, वो फेल्डस्पर और क्वार्ट्ज जो रहते हैं, तो वो मोस्ट कॉमन रहते हैं। क्लियर हुआ? अब यहां पे आपको एक रिलेशनशिप भी समझना होगी कि रॉक्स, मिनरल्स और इन सबकी रिलेशनशिप जो ना, सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कैसे? यहां पे समझो कि रॉक्स जो होती है, रॉक्स लैंडफॉर्म बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि जो पत्थर रहेंगे, जो चट्टाने रहेंगी, वही मिलके क्या बनाएंगी? वहां माउंटेन बनना है, वहां प्लेन बनना है, वहां प्लेट्यू बनना है। किस पे तय होगा? रॉक्स पे। अब ये रॉक्स वगैरह किससे बनी होगी? मॉलिक्यूल से। वो मिनरल्स से। मिनरल्स किससे बने होंगे? मॉलिक्यूल से। ठीक है? तो जैसे देखा जाए तो एक कण से 2, 2 से 4, 2 से फिर इस तरह से बढ़ते चले जाती है। जैसे हमारी बॉडी को अगर आप देखोगे, ठीक है, तो बॉडी में भी सेल्स, सेल्स से फिर ऑर्गन, वो कहानी है ना। तो
वही चीज यहां पे देखने को मिल जाएगी कि रिलेशनशिप जो रहता है क्या रहता है, बहुत ज्यादा इंटरमिंगल्ड रहता है कि रॉक्स जो है वो लैंडफॉर्म्स बनाती है, रॉक्स जो है वही क्या बनाती है, सॉइल्स भी बनाती है। अब आपने जो आपकी दूसरी बुक है फिजिकल इन्वायरमेंट वाली, उसमें भी समझा था, सॉइल्स वाले चैप्टर में क्लास 10th में भी पढ़ के आए हो कि सॉइल्स अल्टीमेटली क्या होती है, सॉइल जो रहती है तो लैंडफॉर्म तो जमीन हो गई इन जनरल, लेकिन सॉइल जगह जगह वेरी करेगी, जैसे कहीं पे ब्लैक सॉइल होगी, कहीं पे एलुवियल सॉइल होगी, वो सॉइल की अलग कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो वो जो सॉइल है ना, उस सॉइल की डिपेंडेंस, उस सॉइल का रिलेशन होता है रॉक्स के साथ में। जो अंडरलाइंग रॉक्स होती, पेरेंट रॉक होती, वो ये तय करती है कि ऊपर उसके कौन सी सॉइल आने वाली है। ठीक है, जैसे पेरेंट्स तय करेंगे कि नहीं, जैसे पेरेंट्स होंगे वैसे बच्चे होंगे, क्लियर। तो उसी तरह से यहां पे जो रॉक होगा, अंडरलाइंग जो रॉक स्ट्रेटा होगा, वही डिपेंड करेगा, उस पर डिपेंड करेगा कि सॉइल्स कैसी होंगी। तो इस कंटेक्स्ट में सारी चीजें क्लोजली लिंक्ड रहती है। ठीक है, देयरफॉर अ जियोग्राफर रिक्वायर्स बेसिक नॉलेज ऑफ रॉक्स। तो अगर जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तभी आप देख रहे हो कि ज्योग्राफी में आपने सारे फिनोमेना पढ़ लिए, ऊपर क्या बोलते हैं, हवा से लगा के नीचे पानी तक सब कुछ। ठीक है, अब अगर आप लैंड पे आए हो तो लैंड पे भी आपको क्या करना है। अब जैसे आपने मिनरल्स का पढ़ लिया, आपने इंटीरियर देख लिया, एक्सटीरियर देख लिया, तो एक जियोग्राफर को ज्योग्राफी पढ़ना है तो सब पढ़ना पड़ता है। उस कंटेक्स्ट में आपको रॉक्स को भी समझना होगा, आपको सॉइल को भी समझना होगा, सारी चीजें क्लियर हुआ। अब देखो, अब एक इंसान सब कुछ नहीं कर सकता, ये बात भी उतनी ही सत्य है। तो उस हिसाब से आप देखते हो कि अभी क्या है, अभी तो बेसिक नॉलेज लोगे ज्योग्राफी का, उसके बाद में फील्ड स्पेशलाइजेशन हो जाता है कि मीटियोलॉजिस्ट है तो वो मौसम विभाग की पूरी जानकारी रखेंगे। वैसे ही ज्योग्राफी के वो स्कॉलर्स जो रॉक्स वगैरह को स्टडी करते हैं, वो कैसे करते होंगे। तो रॉक्स वगैरह को स्टडी करने वाली जो कह सकते हैं स्ट्रीम होती है, जो फील्ड होती है पेट्रोलॉजी। ठीक है, पेट्रोलॉजी ध्यान रखेंगे। अभी मैं आपसे एक बहुत मजेदार सवाल पूछने वाला हूं, देखता हूं कितने लोगों को ध्यान है वो चीज। पेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ रॉक्स, ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, रॉक्स को पढ़ना समझना पेट्रोलॉजी में होता है, लेकिन एक साइंस होता है जिसमें आप सॉइल को पढ़ते हो, मैं पहले बता चुका हूं, और यही आपका होमवर्क है। ठीक है, स्टडी ऑफ सॉइल जो रहती है वो किस नाम से जानी जाती है, साइंस ऑफ सॉइल्स को क्या कहा जाता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे। ठीक है, तो अभी तक हम क्या होता था कि हाँ उसी में सोच लेते थे कि सब रॉक सॉइल सब कुछ एक ही, तो सर सभी में पत्थर मिट्टी कंकड़, लेकिन ऐसा नहीं है, अलग अलग स्ट्रीम साइंस अलग हो जाते हैं। तो पेट्रोलॉजी ध्यान रखना, पेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ रॉक्स, और साइंस ऑफ स्टडिंग द सॉइल इज नोन एज व्हाट, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और जो कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं भैया, यही गोता खाते हो आप लोग। ठीक है, ध्यान रखना होता है एक एक चीज छोटी छोटी, इसमें क्या होता है मतलब नाम भी सिमिलर है कुछ कुछ, तो उसमें कंफ्यूज हो जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में याद से अगर याद है तो बताओगे, नहीं तो देख के सर्च करके कहीं से ढूंढ के बताओगे। क्लियर हुआ, क्योंकि पहले हम पढ़ चुके हैं स्टडी ऑफ सॉइल जो रहती है वो किस साइंस के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो पेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ रॉक्स। ठीक, अ पेट्रोलॉजिस्ट स्टडीज रॉक्स इन ऑल देयर एस्पेक्ट्स। ठीक है, मिनरल कंपोनेंट्स, टेक्सचर, स्ट्रक्चर, ओरिजिन, अकरेंस, अल्टरेशन एंड रिलेशनशिप विद अदर रॉक्स। तो अच्छी तरह से पूरी पढ़ाई जब आप रॉक्स की करते हो तो आप पेट्रोलॉजिस्ट कहलाते हो। क्लियर हुआ, चलो अब यहां पे अगली चीज क्या है, अगली चीज समझना इंपॉर्टेंट। देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स व्हिच आर ग्रुप्ड अंडर द 3 फैमिलीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, रॉक्स को जब हम क्लासिफिकेशन समझते हैं कि रॉक्स जो होती है अलग अलग तरह की होती है, तो रॉक्स का क्लासिफिकेशन है। ठीक, इन जनरल आपने रॉक्स पढ़ लिया, अब रॉक्स का भी क्लासिफिकेशन होता है, अलग अलग कैटेगरी की रॉक्स होती है। जैसे क्या होता है, इग्नियस रॉक्स होती है, सेडिमेंट्री रॉक होती है, मेटामॉर्फिक रॉक होती है। अब ये इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक क्या है, इसको बहुत सिंपल वे में अगर हम समझे ना, तो सिंपल वे में ऐसे समझा जा सकता है। क्या, जैसे आपको पता है कि गंगाधर ही शक्तिमान थे। ठीक, गंगाधर शक्तिमान थे, तो उसी सेंस में अगर आप देखोगे तो ये जो इग्नियस रॉक है यही सेडिमेंट्री बनती है, इग्नियस रॉक ही मेटामॉर्फिक बनती है, सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक बनती है, सेडिमेंट्री इग्नियस बनती है, मेटामॉर्फिक इग्नियस बनती है। तो जो गंगाधर थे वही शक्तिमान थे, उसी तरह से सारी रॉक्स भी आपस में रिलेटेबल रहती है, बस उनके फॉर्म चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अब गंगाधर कब कहलाएगी कोई भी रॉक, जब वो क्या करेगी, जब वो इस तरह से इस अटायर में रहेगी, सीधी सी सिंपल सी 2 दांत बाहर वाली। ठीक है, और वही जब शक्तिमान वाले कपड़े पहन के आ जाती है रॉक, तो वो दूसरा फॉर्म ले लेती है। क्लियर, बाकी बेसिक कंस्टिट्यूएंट तो एक ही है ना। उसी तरह से आप यहां पे अगर समझोगे तो इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक जो है वो अलग अलग सिचुएशन में, जैसे अब पता नहीं कितने लोगों ने ये देखा है, ठीक है, चाइल्डहुड फैंटेसी है बहुत से लोगों की जो 90s वाले किड्स हैं। ठीक, तो क्या होता था कि कीटाणु मैन आ जाता था तब शक्तिमान बन जाते थे, नॉर्मल अपना काम चलता रहता था जब गंगाधर बन के घूमते थे। ठीक है, अगर मुकेश खन्ना इस वीडियो को देख रहे हैं तो बुरा मत मानना, बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए बस। ठीक है, तो यहां पे भी उसी तरह से क्या होता है कि इंटेंस प्रेशर जब रहता है तो इग्नियस रॉक अपना फॉर्म चेंज कर लेती है। ठीक है, तो इग्नियस रॉक जो रहती है तो जब मैग्मा बन के निकल के आती है, मैग्मा से निकल के आती है तो इग्नियस रहती है वो। ठीक है, सेडिमेंट्री कब बन जाती है, जब एक्सोजेनस प्रोसेसेस उसके ऊपर काम करती है। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, रॉक का फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है, तो वो इग्नियस
सेडिमेंट्री में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और मेटामॉर्फिक कब बन जाती है, तो अब एक प्रोसेस जब होती है फॉर्म्ड आउट ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक्स अंडरगोइंग रिक्रिस्टलाइजेशन। तो जो एग्जिस्टिंग रॉक्स है सेडिमेंट्री इग्नियस, जब वो रिक्रिस्टलाइजेशन को फेस करती है, जब हीट प्रेशर ये सारी चीजों को फेस करती है, तब वो मेटामॉर्फिक बन जाती है। तो इस तरह से एक ही रॉक रहती है लेकिन वो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरह से बिहेव करती है, जैसे गंगाधर शक्तिमान बनते थे। क्लियर हुआ? सो दिस वाज ऑल अबाउट रॉक्स। आई होप यू एंजॉयड इट। सारी चीजें आपको समझ में आई है। हमने रॉक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया। अब ये तीनों रॉक्स जो हैं, तीनों रॉक्स को क्या करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में वन बाय वन सिस्टमेटिकली समझने वाले हैं, ठीक है। तो इग्नियस को पढ़ेंगे हम, सेडिमेंट्री को पढ़ेंगे, मेटामॉर्फिक को पढ़ेंगे, उसके बाद में पूरा रॉक साइकिल पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? तो कितने लोगों ने शक्तिमान देखा ये बताना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं चीजें यहां तक समझ में आई। मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास 4th से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इग्नियस रॉक्स के बारे में। पिछले वीडियो में रॉक्स के बारे में इन जनरल मैंने आपको डिटेल बताई कि रॉक्स आखिर है क्या, ये सारी चीजें, ठीक है। तो अब अगर चैप्टर को एक बार फिर से रिकैप करें तो हम मिनरल्स वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। रॉक्स में अब हम स्टार्ट करेंगे। तो मैंने रॉक्स का आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बता दी थी कि रॉक्स क्या है। ये मिनरल्स का एग्रीगेट होता है रॉक्स, ठीक। रॉक्स से बनती है अर्थ क्रस्ट। अब रॉक्स अगर आप देखोगे तो रॉक्स की भी तरह तरह की प्रजाति है, ठीक। उसमें क्या है तो आप देखोगे इग्नियस रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। अब क्या है कि तीनों रॉक्स आपस में जुड़ी हुई है। वो सारा सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा कब, जब रॉक साइकिल वाला टॉपिक पढ़ेंगे हम। उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है? उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप एक एक रॉक को तो समझो। तो इग्नियस रॉक्स क्या होती है वो समझते हैं हम इस वीडियो लेक्चर में। क्लियर हुआ? थीम समझ में आई? इग्नियस रॉक्स क्या है देखो। तो इग्नियस रॉक्स एटमोलॉजिकली स्पीकिंग इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड इग्निस, ठीक। इग्नियस जैसे अगर आप देखोगे ना तो एटमोलॉजी क्या होता है समझ में आता है आपको? एटमोलॉजी चलो बताता हूं, एक चीज है नहीं जानो, एक कंसेप्ट। जैसे मैंने आपको भी पिछले वीडियो में क्या बताया था, पेट्रोलॉजी क्या होता है? साइंस ऑफ रॉक्स को पेट्रोलॉजी कहा जाता है, मतलब स्टडी ऑफ रॉक्स को पेट्रोलॉजी कहेंगे, जो पढ़ेगा उसे पेट्रोलॉजिस्ट कहेंगे। तो एटमोलॉजी का मतलब ये होता है स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड। कोई भी शब्द होता है ना, जैसे अब इग्नियस रॉक है, तो अब ये इग्नियस का मतलब क्या होता है? इग्नियस का मतलब क्या होता है ये अगर आपको स्टडी करना है, इग्नियस कहां से ओरिजिन हुआ है, ठीक है, ये वर्ड ओरिजिनेट कहां से हुआ है, किस लैंग्वेज से, तो जब शब्दों की स्टडी की जाती है उसे एटमोलॉजी कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा ना कि पॉलिटिकल का जो पॉलिटिकल वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड पॉलिस, पॉलिस मींस सिटी स्टेट, डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम डेमो, ठीक है। तो उस तरह से क्या है कि एटमोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड। तो अब देखो ये चीज आपने जान ली, समझ ली, तो ये क्या है आप ऐसे लिख सकते हो, आपके आंसर में वजन बढ़ेगा कि इग्नियस रॉक्स का अगर आप एटमोलॉजिकली स्पीकिंग इग्नियस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड इग्निस, ठीक है। अब ये जो इग्निस वर्ड है, कार वाला नहीं, लैटिन वर्ड इग्निस, ठीक है। तो इग्निस का मतलब होता है फायर, ठीक है। तो अब जैसे अगर आप समझोगे कि हाँ फायर का मतलब इग्नियस रॉक, तो इग्नियस रॉक और फायर के बीच में कोई रिलेशन होगा। अब सवाल ये कि सर क्या रिलेशन है, ठीक है, इग्नियस रॉक में और फायर में क्या रिलेशन है? और जहां तक कहा जाए तो इग्नियस रॉक को ये कहा जा रहा है कि वो आग है, ठीक है, लैटिन वर्ड के हिसाब से देखें तो आग वाली रॉक्स। कैसे आग वाली रॉक्स? तो अगर आप ओरिजिन देखोगे ना तो इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड आउट ऑफ मैग्मा एंड लावा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या था? चैप्टर 3 था सर, ध्यान आया, ठीक है। तो चैप्टर 3 में मैंने आपको बताया था ना क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे क्या है? मेंटल। मेंटल में क्या है? उबलता हुआ मैग्मा। उबलता हुआ मैग्मा जब बाहर निकलेगा, बाहर निकलने के बाद जब कूल डाउन हो जाएगा तब जो रॉक बनेगी वो रॉक कहलाती है इग्नियस रॉक। तो वो जो उबलता हुआ मैग्मा था वो आग ही तो था, तो आग इग्निस से बना क्या? इग्निस मतलब जो है फायर क्यों नाम दिया गया इग्नियस रॉक को? क्योंकि इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। इंटीरियर ऑफ अर्थ से कैसे बनी है वो? इंटीरियर ऑफ से जो मैग्मा बाहर निकला, लावा जो कूल डाउन हो गया, उसी से जो रॉक बनती है वो इग्नियस रॉक रहती है। समझ में आया? ये सारी चीजें आप क्लास 7th में भी पढ़ चुके हो। और ठीक, अभी बोलेंगे वो सर हमें तो ध्यान ही नहीं है, क्लास 10th का ध्यान नहीं रहता, 7th का कहां से ध्यान रहेगा, ठीक है। इसीलिए आपको फिर से बार बार एनसीईआरटी वालों को भी पता है कि बच्चे हैं भूल जाते हैं, ठीक है, दुनिया भर का टेंशन है, इतने सारे चीजें याद करना है, तो वो बार बार आपको एक ही चीज को पढ़ाया जाता है अलग अलग लेवल पे। लेकिन अब 11th में है तो 7th से ज्यादा ही पढ़ोगे, ठीक है, वो कहानी रहती है यहाँ पे। तो अब जैसे अगर आप देखोगे ना कि आग से, मैग्मा से, लावा से सीधे रॉक बन रही है, तो इसी सेंस में इग्नियस रॉक को क्या कहा जाता है? प्राइमरी रॉक कहा जाता है, क्योंकि बेसिक है। अब जो दूसरी रॉक्स बनना है तो वो इसी में तोड़ मरोड़ के बनाते रहेगा नेचर, ठीक है।
तो ये प्राइमरी रॉक होती है। समझ में आया यहां तक? अब अगर फॉर्मेशन की और बात समझे तो वैसे तो कहानी क्लियर हो गई है क्या, कि जो मैग्मा होता है, लावा होता है, जब वो बाहर निकलता है तो वो इग्नियस रॉक बनाता है, लेकिन बाहर ही नहीं, कभी कभी अंदर भी रॉक बनती है। कैसे क्या, चलो फॉर्मेशन समझते हैं। तो when magma in its upward movement cools and turns into solids form it is called igneous rock। तो मैग्मा जब बाहर आता है, ऊपर की तरफ आता है, जैसे अगर आप देखोगे ना तो ये मैग्मा ऊपर की तरफ आया, ऊपर की तरफ आते समय वो जहां पे ठंडा हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है कूल डाउन होने के बाद में, ठीक है, और जो रॉक बनती है मैग्मा से, जो रॉक बनती है वो रॉक कहलाती है इग्नियस रॉक्स। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन कैन हैपन इन द इंटीरियर अर्थ क्रस्ट और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब ये जो प्रोसेस है ना, जो प्रोसेस कह रहे हैं कि अपवर्ड मूवमेंट होता है, ठंडा होता है मैग्मा, ठीक है, फिर उसके बाद में सॉलिड बन जाता है, तो वो अर्थ के इंटीरियर में भी हो सकती है, वो अर्थ के ऊपर बाहर भी हो सकती है। जैसे आपके यहाँ कभी मिठाई जमाई जाएगी, ठीक है, तो वो मिठाई गरम गरम जब वो बिछाई जाती है प्लेट्स में, ठीक है, तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, उसको ठंडा वहां नहीं होने देते, खा लेते, तो पेट में भी ठंडी होगी आपके, ठीक है, जो थोड़े से मतलब ऐसा रहता है ना, खाने के लिए बस फूडी रहते हैं उस टाइप से। तो वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैग्मा जो रहता है, तो मैग्मा जब बाहर की तरफ निकलता है तो कभी कभी मैग्मा बाहर निकलेगा, लावा बन जाएगा, बाहर बनने के बाद में यहाँ पे मतलब बाहर निकलने के बाद में यहाँ पे कूल डाउन होता है, सॉलिडिफाई होता है, तो यहाँ भी इग्नियस रॉक ही बनेगी। और कभी कभी मैग्मा जो है वो बाहर निकल ही नहीं पाता है, अंदर ही क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे ये अंदर ही कूल डाउन होने के बाद सॉलिडिफाई हो जाता है, तो वो इस तरह से भी क्या होता है, फॉर्मेशन होता है इग्नियस रॉक का। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन अर्थ के इंटीरियर में भी हो सकता है, अर्थ क्रस्ट में भी हो सकता है मतलब, ठीक है, और क्रस्ट के बाहर भी हो सकता है, दोनों केसेस रहते हैं। क्लियर है, दोनों केसेस रहते हैं। तो इतनी चीजें काफी है ना इग्नियस रॉक के बारे में। अब इग्नियस रॉक्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन दी टेक्सचर। टेक्सचर मतलब छूने के हिसाब से भी आप क्या कर सकते हो, उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अभी देखो, आपको पेट्रोलॉजिस्ट नहीं बनना है अभी क्लास 11th में, तो अब जैसे आप देखोगे तो क्लासिफिकेशन बहुत सारे होते हैं इसके, ठीक, इग्नियस रॉक के भी, लेकिन मोटा माटी जैसे आप दो देखोगे तो क्या होता है, जो यूजुअली पढ़ा जाता है, ठीक है, वो क्या होता है, एक तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होती है, एक एक्सट्रूसिव होती है। इंट्रूसिव मतलब जो अर्थ क्रस्ट के अंदर ही ठंडी हो गई, सॉलिडिफाई हो गई, और एक्सट्रूसिव में क्या हो जाता है कि जो लावा के फॉर्म में बाहर आ गई, बाहर आने के बाद में ठंडी हुई और वहां पे सॉलिडिफाई हुई। ठीक है, तो अच्छा एक होमवर्क देता हूं मैं, चलो बताना कि वो इग्नियस रॉक, ठीक है, वो मैग्मा जो क्या होता है ओशन के अंदर क्या होता है, सॉलिडिफाई हो जाता है कूल डाउन होने के बाद में, ठीक है, वो इंट्रूसिव रहेगा या एक्सट्रूसिव रहेगा, दिमाग लगाना और बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन देखते हैं किसका दिमाग कितना दौड़ता है। क्लियर, तो अब इग्नियस रॉक्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द टेक्सचर, एंड टेक्सचर डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ ग्रेन्स और अदर फिजिकल कंडीशन ऑफ द मटेरियल। तो इग्नियस रॉक को आप टेक्सचर के हिसाब से क्लासिफाई करते हो, और वो जो टेक्सचर होता है ना, तो वो डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी ग्रेन्स हैं, ठीक है, फाइन ग्रेन्स हैं, यहाँ पे बड़े बड़े स्लैब्स हैं, रॉक जो है, तो रॉक के, इग्नियस रॉक के बड़े बड़े स्लैब्स हैं, छोटे फाइन ग्रेन्स हैं, कैसे हैं, क्या है, तो वो जो टेक्सचर होता है, टेक्सचर डिपेंड्स अपॉन साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ ग्रेन्स और अदर फिजिकल कंडीशंस ऑफ द मटेरियल। ठीक है, इसे एक्सप्लेन करें तो जैसे आप देखोगे ना, तो इफ मॉल्टन मटेरियल इज कूल्ड स्लोली एट ग्रेट डेप्थ, मिनरल ग्रेन्स मे बी वेरी लार्ज। आया समझ में? तो अब जैसे इग्नियस रॉक जो रहेगी, तो इग्नियस रॉक अगर क्या होती है, अर्थ क्रस्ट की डेप्थ में ही वहीं पे ठंडी हो जाती है, बेचारी बाहर की दुनिया ही नहीं देख पाती है। ठीक है, वो जो मैग्मा है वो कहीं किसी कह सकते हैं एक तरह से, आपको ध्यान आया अगर, तो मैंने कहां बताया था चैप्टर 3 में, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स जो बताए थे, तो उसमें ध्यान है आपको, प्लूटोनिक और ये सारे वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स समझाए थे, जब उसमें बैथोलिथ्स, पेल्कोलिथ्स, ठीक है, तो सेल्स वगैरह के बारे में बताया था। तो वो क्या हो रहा है कि अर्थ क्रस्ट में अगर सॉलिडिफाई हो जा रही है रॉक, तो वहां पे अगर मॉल्टन मटेरियल जो है वो ग्रेट डेप्थ में ही सॉलिडिफाई हो जाता है, तो जो मिनरल ग्रेन्स रहेंगे ना, वो मिनरल ग्रेन्स बहुत बड़े बड़े रहेंगे। ठीक, अब कहीं पे क्या था, कहीं पे मैग्मा बाहर आता है, ठीक है, सडन कूलिंग एट द सरफेस रिजल्ट्स इन स्मॉल एंड स्मूथ ग्रेन्स। ठीक है, मैग्मा बाहर आ जाता है, बाहर आने का तो बह जाएगा वो, ठीक है, अर्थ क्रस्ट पे ऊपर की तरफ सरफेस पे बह जाएगा, और फिर ठंडा भी जल्दी होगा। अब खुद सोचो 2 मिनट, इंटीरियर के अंदर कूलिंग प्रोसेस जो रहेगी वो स्लो रहेगी। अगर वो क्या हो रहा है कि जैसे ये आप देखोगे, ठीक है, यहां वॉल्केनो था, अब मैग्मा ये आया निकल के, मैग्मा है, ठीक है, ये एक लेयर यहां चलेगी मैग्मा की, यहां पे सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, इसका कूलिंग हो रही है, तो ये क्या होगी, लेट होगी, ठीक है, एयर वगैरह दूसरी चीजें नहीं मिल पा रही है इसको, लेकिन यहीं से एक मैग्मा की एक
जो पूरी की पूरी लेयर थी, ठीक है, वो क्या होती है, वेंट से बाहर निकल जाती है, सरफेस पे आ जाती है। तो सरफेस पे जो लावा के फॉर्म में मैग्मा बह रहा है वो जल्दी ठंडा होगा, ठीक है। अब जो सडन कूलिंग होती है, तो सडन कूलिंग के कारण क्या होता है, जो ग्रेन्स रहते हैं, ठीक, पहले वाली कंडीशन में क्या देखा, अगर ग्रेट डेप्थ्स में कूलिंग होती है तो ग्रेन्स बड़े बड़े रहते हैं, मिनरल ग्रेन्स बड़े रहेंगे। लेकिन दूसरी वाली कंडीशन में जब सरफेस पे ठंडा होता है, सॉलिडिफिकेशन होता है, फास्ट होता है, और ग्रेन्स जो रहती है स्मॉल रहती है, स्मूथ रहती है, ठीक है। इंटरमीडिएट कंडीशंस ऑफ कूलिंग वुड रिजल्ट इन इंटरमीडिएट साइज ऑफ ग्रेन, और इस बीच में इंटरमीडिएट कूलिंग अगर होती है, ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन, जो टेक्सचर क्लासिफिकेशन की बात करें ना, तो एक तरह की सॉइल का क्लासिफिकेशन इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक भी होता है। तो इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक में जो ग्रेन्स रहते हैं वो इंटरमीडिएट साइज के रहते हैं, ना ज्यादा छोटे ना ज्यादा बड़े, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इग्नियस रॉक्स, ग्रेनाइट, गैब्रो, पैग्मेटाइट, बसाल्ट, वॉल्केनिक, ब्रेका, ठीक है, एंड टफ आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ये एग्जांपल्स ध्यान रखना है तो रख लो, नहीं भी रखोगे तो भी कोई बड़ा इशू नहीं है इग्नियस रॉक के बारे में। तो इसी के साथ हमारा इग्नियस रॉक्स वाला जो टॉपिक है ये होता है कंप्लीट। आए ना समझ में? तो इग्नियस रॉक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है, वो सारी कहानी। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास 4th से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। सेडिमेंट्री रॉक्स सेकेंड टाइप है। पिछले वीडियो में हमने आपको इग्नियस रॉक बताया, समझाया, आशा करते हैं समझ में भी आया। अब इग्नियस के बाद में जैसे आप देखोगे तो सेडिमेंट्री रॉक दूसरा टाइप है। ठीक, देखो इनके बीच में आपस में सबके बीच में रिलेशन होता है। मैंने बताया था ना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो वो रिलेशन क्या है वो मैं आपको रॉक साइकिल में बताऊंगा। जो लास्ट वीडियो लेक्चर होगा इस टॉपिक, इस चैप्टर का, उसमें हम रॉक साइकिल में समझेंगे कि कैसे इग्नियस रॉक से ही सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री से ही मेटामॉर्फिक, ठीक है, गंगाधरी, शक्तिमान, वो वाली पूरी कहानी जो है वो हम क्या करने वाले हैं लास्ट वीडियो लेक्चर में रॉक साइकिल में समझेंगे। ठीक, लेकिन उससे पहले जो है एक एक करके सारी रॉक्स को समझ लेते हैं। तो जैसे इग्नियस रॉक के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि कहां से फॉर्म होती है, क्यों वो इग्नियस जो फायर है वो कैसा रिलेशन है, मतलब वो मॉल्टन मैग्मा से निकल रही सब कुछ। ठीक है, अब सेडिमेंट्री की अगर बात करते हैं तो एटमोलॉजिकली स्पीकिंग सेडिमेंट्री वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेडिमेंटम। ठीक है, तो ये सेडिमेंट्री शब्द जो है, सेडिमेंट्री शब्द कहां से आया है? सेडिमेंटम वर्ड से, एक लैटिन वर्ड सेडिमेंटम। सेडिमेंटम का मीनिंग क्या होता है जो हमें समझ में आ जाए? वो होता है मींस सेटलिंग, स्थिर होना, धीरे धीरे नीचे बैठना, वो सेटलिंग का मतलब होता है सेडिमेंटम। अब बैठना या फिर सेटल डाउन हो जाना, उससे जुड़ी हुई है सेडिमेंट्री रॉक। जैसे आपने इग्नियस रॉक को देखा था कि हाँ वो फायर से जुड़ी हुई है, क्यों? क्योंकि वो मैग्मा से निकल के आ रही है। वैसे ही सेडिमेंट्री रॉक्स जो रहती है तो वो कैसे बनती है, बहुत लेमन डेफिनेशन में समझाऊंगा कि जो सेडिमेंट्स रहते हैं अलग अलग रॉक पार्टिकल्स के, अलग अलग मिनरल्स के, जब वो सेटल डाउन हो जाते हैं, सेटल डाउन होने के बाद में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जो सेडिमेंट्स है वो सेटल डाउन होने के बाद रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो रॉक बनती है वो सेडिमेंट्री रॉक कहलाती है। आया समझ में? नहीं आया? ठीक है, तो और देखो क्लियर करते हैं इसको। तो उसकी फॉर्मेशन अगर हम समझे तो फॉर्मेशन ऐसी होती है, देखो, रॉक्स of the earth's surface are exposed to denudation agents and are broken up into various size of fragments। अब मान लो कोई एक रॉक है, चलो मान लो इग्नियस रॉक है एक, ठीक है, अभी हमने पिछले वीडियो में इग्नियस रॉक बनाई थी ना, तो वही इग्नियस रॉक क्या बन गई है, वो सरफेस के ऊपर है, मतलब ये सरफेस है, ये पूरी इग्नियस रॉक है। अब इस सरफेस को क्या करना पड़ेगा पता है? सरफेस को मार सहना पड़ती है। किसकी? प्रकृति की मार, मतलब नेचर जो है, तो नेचर में जितने भी फोर्सेस काम कर रहे हैं वो सारे फोर्सेस क्या करते हैं? सरफेस के ऊपर एक्ट करते हैं। रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस आर एक्सपोज्ड टू डिनंडेशनल एजेंट्स। डिनंडेशनल एजेंट्स क्या है? आप देखोगे बारिश हो रही है, ठीक है, तो जब क्या होता है मूसलाधार बारिश होती है तो क्या होता है, गांव के गांव बह जाते, तो जमीन के ऊपर भी इंपैक्ट तो पड़ेगा ही। तो उस रॉक ने क्या किया? रेनफॉल को सफर किया, ठीक है, रेनफॉल को सफर किया इस तरह से। फिर क्या होता है, चलो बारिश खत्म हुई, गर्मी है, भीषण गर्मी है, तो उस गर्मी में क्या होगा कि जो सूरज दादा है, ठीक है, तो वो गर्मी जो रहेगी उस गर्मी में क्या होता है, एक तरह से आप देखोगे क्रैक्स डेवलप हो जाती है, रॉक को सहन करना पड़ रहा है। इतना सब कुछ हो गया, आंधी तूफान आएंगे जब, तो जो पार्टिकल्स है छोटे छोटे वो सब उड़ जाएंगे रॉक के ऊपर से,
ठीक है, कभी ग्लेशियर्स बह के जा रहे हैं उसके ऊपर से तो फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। इस सेंस में क्या होता है, जो रॉक्स रहती है अर्थ सरफेस के ऊपर, दे आर एक्सपोज टू डिनडेशनल एजेंट्स, ठीक है, बहुत कुछ सफर करना पड़ता है रॉक्स को। आगे समझ में, तो रॉक्स को बहुत कुछ सफर करना पड़ता है एंड आर ब्रोकन अप इनटू वेरियस साइज ऑफ फ्रैगमेंट्स। और इसी के चलते क्या होता है कि रॉक्स जो होती है, तो रॉक्स आर ब्रोकन अप इनटू वेरियस साइज ऑफ फ्रैगमेंट्स। तो इसी के चलते जब इतने सारे डिनडेशनल एजेंट्स का सामना करना पड़ता है रॉक्स को, तो रॉक्स क्या हो जाती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाती है। बोलो हाँ, ठीक है, यहां तक समझ में आया। रॉक्स जो है तो वो टूट जाती है फ्रैगमेंट्स में एंड सच फ्रैगमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय डिफरेंट एक्सोजेनस एजेंसीज एंड डिपॉजिटेड। अब क्या होता है, फ्री सर्विस चलती है किसकी, एयर की, वाटर की, तो एयर वाटर इन सारी चीजों के चलते क्या होता है, ठीक, ये जो फ्रैगमेंट्स रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह डिपॉजिट कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो एक्सोजेनस एजेंसीज मतलब जो बाहर ऊपरी एजेंसीज काम कर रही है, ठीक, तो मतलब ऐसे नहीं, तो बस चल रही है, अपन बैठ के जाते हैं तो ऐसी फ्री में बस चलती है, हवा चल रही है जोर से, बोल रही सारी रॉक्स को उड़ा के ले जाएगी, जो फ्रैगमेंट्स है छोटे छोटे पार्टिकल्स कहीं और ले जाके डिपॉजिट कर देगी, ठीक है। तो ऐसे समझ लो क्या है, ये रॉक थी। अब क्या होता है, यहां पे जैसे आप देखोगे तो डिनडेशनल एजेंट्स के चलते ये पार्टिकल्स टूट गए। अब क्या होता है, जो हवा चलती है तो वो हवा क्या करेगी, एक तरह से इन सारे पार्टिकल्स को अपने साथ उड़ा के ले जाएगी। अब कहीं पे तो डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो यहां पे डिपॉजिट होगी मान लो, ठीक है, सारे पार्टिकल्स यहां पे डिपॉजिट हो गए। यहां तक कहानी समझ में आई। अब जब सारे पार्टिकल्स एक जगह डिपॉजिट हो जाएंगे तो दीज डिपॉजिट्स थ्रू कॉम्पैक्शन टर्न इनटू रॉक्स। अब कॉम्पैक्शन की प्रोसेस काम करती है, ठीक है, संघनन कहा जाता है इसे, ठीक है। कॉम्पैक्शन मतलब क्या है कि प्रेशर एक्सर्ट होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आप खड़े हो तो आप खड़े खड़े आपके पैर दुखने लगते हैं ना, क्यों, क्योंकि वो एक प्रेशर तो लग ही रहा है ग्रेविटी का। तो वैसे क्या होता है कि एक प्रेशर के चलते, कंटिन्यूस प्रेशर के चलते, एयर का, ग्रेविटी का पुल के चलते, ये जो पूरे पार्टिकल्स थे, ये पूरे पार्टिकल्स अब क्या हो जाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, जो कहीं से उड़ के आए, बह के आए, वो सारे पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, एक जगह जम जाएंगे और जमने के बाद में वो यहां पर रॉक बना लेंगे। तो यहां जो रॉक बनी है ये सेडिमेंट्री रॉक है। क्यों, क्योंकि हमने क्या देखा, जो पार्टिकल्स इरोड हुए थे, डिसइंटीग्रेट हुए थे, दोस पार्टिकल्स सेटल डाउन हियर, ठीक है। क्या हुआ, सेडिमेंटम मींस सेटलिंग, सारे पार्टिकल्स यहां सेटल डाउन हो गए और बनी रॉक कौन सी है, सेडिमेंट्री रॉक बनी है। सो दीज डिपॉजिट्स थ्रू कॉम्पैक्शन टर्न्स इनटू रॉक एंड दिस होल प्रोसेस, ठीक है, जो पूरी प्रोसेस है फॉर्मेशन की, उस प्रोसेस को कहा जाता है लिटिफिकेशन, ठीक है। अब उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, लिटिफिकेशन। माय स्टूडेंट्स, लवली स्टूडेंट्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड बिहार, ठीक है, लिटिज होगा, ठीक है। तो लिटिफिकेशन में क्या होता है, लिट्टी में आप एक तरह से देखते हो ना, अलग अलग क्या कर रहे हैं आप, कि सत्तू वगैरह को सबके वो पुडिंग को अंदर डाल देते हो, फिर वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाता है, एक आपके लिए एक डिश बन गई पूरी। तो वैसे ही यहाँ पे ऐसे ध्यान रखो, लिटिफिकेशन में भी क्या हो रहा है कि जो सारे सेडिमेंट्स हैं वो एक जगह डिपॉजिट हो गए हैं, ठीक है, और कॉम्पैक्शन के फोर्स के चलते वो लिटिफिकेशन प्रोसेस से होते हुए सेडिमेंट्री रॉक बन जाते हैं। तो ऐसे ध्यान रख लेना आप, क्लियर हुआ। तो ये लिटिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू सेडिमेंट्री रॉक बनती है। सेडिमेंट्री रॉक क्लियर हुआ, फॉर्मेशन क्लियर हुआ, ठीक है। तो इन मेनी सेडिमेंट्री रॉक्स layers of deposits retain their characteristics even after litification। अब देखो यूजुअली होता क्या है कि अब अलग अलग लेयर आई होगी, कभी एक साल में जितना पानी, जितनी हवा अपने साथ मिट्टी बहा के लाई होगी, सेडिमेंट्स को वो डिपॉजिट हो गए, उनके ऊपर अगले साल फिर एक लेयर जम गई, तीसरे साल एक और लेयर जम गई, चौथे साल एक और लेयर जम गई, ठीक है। और फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो सारी लेयर्स आपस में मिलकर रॉक बन जाती है, एक सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है। सेडिमेंट्री रॉक जो होती है ना, कमजोर होती है और आप हाथ से तोड़ सकते हो, ऐसे इग्नियस रॉक को नहीं, इग्नियस रॉक तोड़ते तोड़ते हाथ टूट जाएंगे, लेकिन वो नहीं, क्योंकि वो एक चट्टान की तरह होती है एकदम। लेकिन ये भी चट्टान है लेकिन मजबूत नहीं होती सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। तो अब जैसे कभी कभी क्या रहता है, मैं आपको बता रहा हूं, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर बिछते चले जाती है और कॉम्पैक्शन प्रोसेस काम कर रही है, तो वो लेयर्स के चलते लेयर्स और सेडिमेंट्री रॉक बन गई है। लेकिन अल्टीमेटली उसका बेसिक कंस्टिट्यूएंट तो ये लेयर ही रहता है ना। तो कभी कभी वही बताया गया है, हर सेडिमेंट्री रॉक में आपको लेयर विजिबल नहीं होगी, लेकिन द लेयर्स ऑफ डिपॉजिट्स रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इवन आफ्टर लिटिफिकेशन। तो कहीं कहीं पे लिटिफिकेशन प्रोसेस के बाद सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है, उसके बावजूद भी आपको लेयर वाला जो ये एक मतलब उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है कि हाँ अलग अलग लेयर से, अलग अलग लेयर के कॉम्पैक्शन से सेडिमेंट्री रॉक बनी है, तो अलग अलग लेयर आपको दिखती रहेगी, विजिबल रहेगी। जैसे आप सैंडस्टोन की अगर बात करते हो ना, तो सैंडस्टोन में आपको इस तरह से क्या लेयर्स दिखेगी। अब ये जो लेयर्स दिख रही है तो किसी ने स्केचिंग नहीं करी उस पर, ठीक है। वो क्या हो रहा है कि एक लेयर, दूसरी लेयर सेडिमेंट्स की, तीसरी लेयर सेडिमेंट्स की, चौथी लेयर सेडिमेंट्स की, और वो कंप्रेस हो गई कॉम्पैक्शन प्रोसेस के थ्रू, लिथिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू। तो वो एक रॉक पूरा दिख रहा है आपको, हाँ ये पूरी एक रॉक का पार्ट है सैंडस्टोन का, लेकिन वो
कह सकते हैं कि एक लेयर के बाद में दूसरी लेयर के ऊपर बनते चली गई और वही कैरेक्टरिस्टिक हमें दिखती है, ठीक है। तो सैंडस्टोन में, शेल में इस तरह से आपको क्या देखने को मिलेगी, लेयर्स देखने को मिलेगी, और वो लेयर्स बताती कि हाँ ये सेडिमेंटम प्रोसेस के थ्रू, मतलब सेटलिंग डाउन प्रोसेस के थ्रू एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर, और फिर वो सब कुछ एक साथ मिलकर एक सेडिमेंट्री रॉक बनाया उन्होंने, ठीक है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक जो है उनकी लेयर्स वाली वो कहीं कहीं फिर भी विजिबल होती है, सारी रॉक्स में नहीं होती लेकिन कुछ रॉक्स में विजिबल होती है। तो ये हो गया। इसके बाद अगर आगे देखें ना तो डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, जो मोड ऑफ फॉर्मेशन है यूजुअली प्रोसेस लिथिफिकेशन ही रहने वाली है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ फॉर्मेशन सेडिमेंट्री रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स को 3 मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है। वो 3 मेजर ग्रुप्स कौन कौन से हैं? मैकेनिकली फॉर्म्ड, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, केमिकली फॉर्म्ड, ठीक। मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली, केमिकली क्या है ये समझाता हूं। एग्जांपल जैसे आपकी बुक में दिए, प्रोसेस क्या है वो नहीं बताया गया। मैकेनिकली फॉर्म मतलब जो अभी तक हमने पढ़ा ना कि हाँ मैकेनिकली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सोजेनस फोर्सेस काम करते हैं। एक्सोजेनस फोर्सेस जो है वो क्या काम करते हैं कि पूरे एक तरह से बारिश ने, सनलाइट ने, ग्लेशियर्स ने, सबने सेडिमेंट्स को तोड़ दिया है, रॉक को तोड़ दिया है, वो कहीं पे और डिपॉजिट हो गई है, लिथिफिकेशन प्रोसेस होता है और फिर जो रॉक बनती है तो वो मैकेनिकली फॉर्म्ड, ठीक है। मतलब मैकेनिकली फॉर्म्ड यहाँ पे एजेंट्स कौन है? तो सारे नेचुरल एजेंट्स थे, ठीक है। तो सैंडस्टोन, कॉग्लोमरेट्स, लाइमस्टोन, शेल, लोएस, ठीक है। तो ये सारे जो रहते हैं, ये सारी जो सेडिमेंट्री रॉक का पार्ट रहती है ये मैकेनिकली फॉर्म्ड होती है। वैसे ही कभी कभी सेडिमेंट्री रॉक जो है वो ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड भी होती है। ऑर्गेनिक शब्द आ गया, इसका मतलब क्या है कि हाँ सर कुछ ना कुछ पेड़ पौधे से बना होगा ये, ठीक है। तो इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल जैसे आप देखोगे तो कोल जो है, कोल सबसे अच्छा एग्जांपल है। अब क्या होता है ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक में, क्या होता है कोल आ जाता है एग्जांपल में। जैसे वो लकड़ी जो है, वो पेड़ जो है एक समय पे गिर गए, एक लेयर गिर गई, उसके ऊपर दूसरी सेडिमेंट्स की लेयर आ गई, तीसरी लेयर आ गई सेडिमेंट्स की, चौथी लेयर आ गई, कभी मिट्टी आ रही है, कभी और पेड़ आ रहे हैं, कभी फॉसिल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी लेयर एक के ऊपर एक लेयर बनती चली जाएगी और फिर अल्टीमेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जो रॉक बनेगी वो कोल के फॉर्म में बनेगी, ठीक है। तो ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड में ये एग्जांपल जैसे लाइमस्टोन चौक हो गया, कोल हो गया, ये सब कुछ हो गया, ठीक है। अब अगर जैसे देखोगे केमिकली फॉर्म्ड, केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है कि जहां पे केमिकल प्रोसेसेस काम कर रही है। तो केमिकल प्रोसेसेस में ऐसा नहीं है कि कुछ दुनिया भर के केमिकल लेके आओगे आप वहां पे केमिकल फैक्ट्री से। वहां पे जैसे क्या है कि वाटर का एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, ठीक है। एक एग्जांपल जैसे यहां पे है हेलाइट, ठीक है। हेलाइट क्या होता है पता है? रॉक सॉल्ट होता है। रॉक सॉल्ट जो है, तो रॉक सॉल्ट में वाटर जो था वो इवोपरेट हो गया, ठीक है, और जो इंप्योरिटीज थी वो वहीं रह गई, ठीक, वो इंप्योरिटीज वहीं रह गई, इस कारण से वो सॉल्ट का फॉर्म ले लेती है और वो रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक जो रहता है, ठीक है। फिर पोटाश हो गया, लाइमस्टोन हो गया। तो इसमें लाइमस्टोन पोटाश में क्या है कि आप जैसे देखोगे लाइमस्टोन कहां से आ रहा है, वाटर पूरा इवोपरेट हो गया उस पार्ट का, ठीक है, और वो जो सेडिमेंट्स थे वो डिपॉजिट होते चले गए, तो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर। तो केमिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, केमिकल एजेंट जो है वाटर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवोपरेशन के बाद में, ठीक है, वाटर के मिलने से, वाटर के चले जाने से ये केमिकल चेंज ही तो आ रहा है, ठीक है। जो रॉक्स बनती है वो सेडिमेंट्री रॉक्स रहती है। क्लियर हुआ? सो दिस वाज ऑल अबाउट सेडिमेंट्री रॉक्स। आई होप आपको चीजें समझ में आई है, ठीक है। मोड ऑफ फॉर्मेशन पे 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है सेडिमेंट्री रॉक्स को, और उसी के साथ साथ में फॉर्मेशन, लिथिफिकेशन क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, समझाई। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? अब जो तीसरी रॉक है हमारी, तीसरी रॉक कौन सी है? तो अब हम मेटामॉर्फिक पढ़ने वाले हैं। मेटामॉर्फिक में अधिकतर लोगों को कंफ्यूजन रहता है, मेरा आपसे वादा है कंफ्यूजन एकदम क्लियर करेंगे। कब? नेक्स्ट वीडियो में, जब हम मेटामॉर्फिक रॉक को कंप्लीट करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू एंजॉयड इट, ठीक है। सारी चीजें आपको समझ में आई है। किसी प्रकार का डाउट है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास 4th से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। 3rd टाइप ऑफ रॉक। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने इग्नियस रॉक के साथ साथ में सेडिमेंट्री रॉक्स, ये दोनों रॉक्स पढ़ चुके हैं। अब रॉक सारी आपस में डिपेंडेंट होती है। आपको रॉक साइकिल जो अब नेक्स्ट वीडियो होगा इसके बाद वाला, उसमें समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी उससे पहले हम जो 3rd टाइप ऑफ रॉक है हमारी, वो है मेटामॉर्फिक रॉक। इसे पढ़ते हैं, समझते हैं। तो वही रूट वर्ड पे जाते हो तो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है इट मींस चेंज ऑफ फॉर्म, ठीक है। मेटामॉर्फिक इन ग्रीक मींस चेंज ऑफ फॉर्म। मतलब आप क्या कर रहे हो, फॉर्म को बदल दे रहे हो। फॉर्म को बदल दे रहे हो मतलब क्या है? फॉर्म को बदल देना है, जैसे अगर हम समझे कि आपको हमने क्या दिए थे, आपको हमने एप्पल दिया था, आपने उसकी चटनी बना दी, तो वो क्या हो गया, आपने उसका पूरा फॉर्म बदल दिया, ठीक।
तो उस तरह से क्या देखोगे आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स वो रॉक्स होती है जिनका पूरा का पूरा फॉर्म बदल जाता है, जिनका स्ट्रक्चर बदल जाता है, जिनका कह सकते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, जिनके कंपोनेंट्स बदल जाते हैं। अब 1 मिनट के लिए सोचो, ठीक है, सिर्फ सोचना है, आपको करना कुछ नहीं है। मैं आपको एक पत्थर देता हूं, बड़ा सा एक रॉक देता हूं, बोलता हूं कि इसको आपको पूरा बदलना है, इसका पाउडर बनाना है, या फिर इसको तोड़ तोड़ के छोटे पार्टिकल्स में करना है, या फिर छोटे पार्टिकल्स को इतना दबाना है जोर से कि वो बड़े पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाए। क्या आप कर पाओगे? ठीक है, सिर्फ अपने हाथों से करना है। क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। तो अब नेचर कैसे करता होगा? नेचर के तो हाथ पैर भी नहीं है, ठीक है, लेकिन नेचर में क्या होता है कि रॉक्स जो है तो रॉक्स का फॉर्म बदलता है, ठीक, फाइन पार्टिकल्स से लार्ज पार्टिकल्स बन जाते हैं, लार्ज पार्टिकल्स डिसइंटीग्रेट होकर छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, बनाना बिगाड़ना ये सारा सब कुछ नेचर में होता है, ठीक है, रॉक साइकिल में सब कुछ होता है। अब आप देखोगे कि फॉर्म बदलना कोई आसान काम नहीं, बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है, तो कितनी एनर्जी लगती होगी नेचर को। अब इतनी एनर्जी आती कहां से है? ठीक है, एनर्जी तो बहुत लगती होगी फॉर्म चेंज करने का। फॉर्म चेंज कैसे करते हैं? तो दीज रॉक्स फॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंजेस, ठीक है। तो जितनी भी रॉक्स होती, इग्नियस हो गई, सेडिमेंट्री हो गई, और इन रॉक्स का जब फॉर्म चेंज करने की बात होती है तो फॉर्म चेंज करने के लिए जो ताकत चाहिए रहती है वो कहां से आती है? वो प्रेशर से आती है, वॉल्यूम से आती है, टेम्परेचर से आती है, ठीक है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, पीवीटी चेंज, ठीक है। तो अब देखो रॉक्स का फॉर्म बदलना है, डिफिकल्ट है, लेकिन बदला कैसे जा सकता है? तो बदला जा सकता है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की मदद से, ठीक है। और जो प्रोसेस होती है मेटामॉर्फिक रॉक बनाने की, उस प्रोसेस को कहा जाता है मेटामॉर्फिज्म, ठीक है, मेटामॉर्फिज्म। ध्यान रहे कितनी चीजें, देखो कंफ्यूज नहीं होना है आपको कहीं भी ऐसे नहीं लगना है कि सर समझ नहीं आ रहा है, बहुत सिस्टमैटिक रखते हैं हम। मेटामॉर्फिज्म वो प्रोसेस होती है जिससे दूसरी रॉक जो है, जैसे मान लो सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक, वो अपना फॉर्म चेंज कर लेती है। और फॉर्म चेंज करना बच्चों का खेल नहीं, उसके अंदर उसके लिए बहुत ज्यादा इंटेंस एनर्जी चाहिए रहती है, तो वो एनर्जी आती है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर से, ठीक है। तो मेटामॉर्फिज्म इज अ प्रोसेस बाय विच ऑलरेडी कंसोलिडेटेड रॉक्स undergoes recrystallization and reorganization of material within original rocks, ठीक है। तो जो एक ऑलरेडी कंसोलिडेटेड रॉक है वो रॉक क्या करती है? जब अपना फॉर्म बदल लेती है, ठीक है, रिक्रिस्टलाइजेशन होता है जब उसमें रीऑर्गेनाइजेशन होता है पार्टिकल्स का। ये रिक्रिस्टलाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? तो जैसे मैं आपको समझाता हूं, मान लो एक रॉक है, एक रॉक के इस तरह के क्रिस्टल्स, हमने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक मिनरल के जब समझाते था ना कि सबका एक क्या होता है, एक क्रिस्टल फॉर्म रहता है, तो वैसे रॉक का भी कंपोजिशन तो मिनरल से मिलकर बना है। तो ऐसे क्रिस्टलाइजेशन थे एक रॉक के, लेकिन मेटामॉर्फिज्म जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू जाते हुए क्या होता है, वो रॉक जो उसका रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, उसका फॉर्म पूरा चेंज हो जाता है, ये, ठीक है, चेंज ऑफ फॉर्म ही तो क्या होता है? मेटामॉर्फिज्म होता है, ठीक। तो मेटामॉर्फिज्म आया ना समझ में कि ऐसा क्या होता है कि रॉक्स का पूरा इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ठीक है। वो सब कुछ होता है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के चलते, और जो हो रहा है प्रोसेस उसे मेटामॉर्फिज्म कहा जाता है। क्लियर हो रही चीजें, ठीक है। तो मेटामॉर्फिज्म इज अ प्रोसेस बाय विच ऑलरेडी कंसोलिडेटेड रॉक्स अंडरगो, ठीक है, रिक्रिस्टलाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल विद इन दी ओरिजिनल रॉक्स। तो जो इग्नियस रॉक थी, ओरिजिनल रॉक थी, उसको बदल के आपने जब उसका पूरा मतलब जैसे कार ले गए, एक मॉडिफाई करवा के दूसरी कार बनवा के लाए, तो क्या बोल देंगे? मेटामॉर्फिक प्रोसेस हो गई है। क्लियर हुआ? ये कहानी रहती है। तो मेटामॉर्फिज्म ऑकर्स व्हेन रॉक्स, अब ये वाली बात थे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कहां से आएगा, तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर देखो कहां से आता है वो समझाता हूं। मेटामॉर्फिज्म occurs when rocks are forced down to the lower level by tectonic processes, or when molten magma rising through the crust comes in contact with crustal rocks, or the underlying rocks are subjugated to great amount of pressure by overlying rocks। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ना, इस स्टेटमेंट में पूरी प्रोसेस को समझा दिया है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को। देखो क्या होता है कि अगर आप देखोगे तो रॉक्स क्या है, अगर आप क्रिस्टल पोर्शन को देखते हो तो किलोमीटर्स का बैंड रहता है, किलोमीटर्स का बैंड रहता है, इतनी मोटी परत रहती है, तो ऊपर से कितना प्रेशर होगा, ठीक है, कितना वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है। टेम्परेचर की बात करें तो नीचे मेंटल में मैग्मा जो उबल रहा है वो कितना गर्म होगा, ठीक है। तो ये मेटामॉर्फिज्म की जो पूरी प्रोसेस है ना, वो कहां से होती है, अगर प्लेट सबडक्ट करती है, फ्रिक्शन होता है, एनर्जी, हीट रिलीज होती है, ठीक है, वो वहां से प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये टेक्टोनिक प्रोसेसेस के चलते, और व्हेन मोल्टन मैग्मा राइजिंग थ्रू द क्रस्ट कम्स इन कांटेक्ट, अब जो मैग्मा बाहर निकल रहा है वो मैग्मा खुद तो उबल रहा है, लेकिन जिस जमीन पे जाएगा उस जमीन को भी उबाल देगा ना, वो वहां पे पूरा रिक्रिस्टलाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, एक प्रोसेस ये हो सकती है।
और द अंडरलाइंग रॉक्स आर सब्जेक्टेड, सब्जेक्टेड है, मैंने शायद सब्जुगेटेड कह दिया था, और द अंडरलाइंग रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू द ग्रेट अमाउंट्स ऑफ प्रेशर, ठीक है, जो रॉक नीचे रहेगी उसके ऊपर से जो पूरा का पूरा एक स्लैब है वो कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा। तो इस तरह से क्या होता है कि जब ये प्रेशर, ये टेम्परेचर, ठीक है, ये वॉल्यूम काम करती है, तब मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस होती है। क्लियर हुआ? ये कहानी थी। तो इतनी चीजें समझ में आना चाहिए। देखो, मेटामॉर्फिक रॉक के पीछे पहले जो अंडरलाइन करंट है वो क्लियर होना चाहिए। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट होता है, मेटामॉर्फिक का मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म। तो यहां पे अल्टीमेटली होता यही है कि जो ओरिजिनल रॉक होती है उसके फॉर्म में बदलाव आ जाता है, रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है रॉक का, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मेटामॉर्फिज्म कहा जाता है। इस प्रोसेस को मेटामॉर्फिज्म कहा जाता है। यहां तक चीजें समझ में क्लियर हुआ? ठीक है, मेटामॉर्फिज्म कैसे होता है वो अब और समझते चलो। तो मेटामॉर्फिज्म जो है तो इट कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, ठीक है, दो कैटेगरीज है मेटामॉर्फिज्म की। एक डायनामिक मेटामॉर्फिज्म होता है और एक थर्मल मेटामॉर्फिज्म होता है। अब देखो, नाम से समझ में आ रहा है, थर्मल मेटामॉर्फिज्म मतलब क्या है? जहां पे चेंज ऑफ फॉर्म होता है हीट के कारण, तो वो थर्मल मेटामॉर्फिज्म हो जाएगा। जहां पे चेंज ऑफ फॉर्म डायनामिक है, मतलब प्रेशर वगैरह के कारण, वो डायनामिक मेटामॉर्फिज्म हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखो, मैं आपको समझाता हूं एक एग्जांपल की मदद से, कि मान लो जैसे यहां पे क्या हो रहा है, ये आप देखोगे किसी प्रकार की रॉक का फॉर्म बदल रहा है, तो वो या तो क्या होगा, हीट के कारण चेंज होगा, या फिर आप ये ऊपर इतना जो लैंडमास है वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो प्रेशर के कारण, ठीक है। तो जो प्रेशर के कारण चेंजेस आते हैं वो डायनामिक मेटामॉर्फिज्म के पार्ट हो जाते हैं। तो मैकेनिकल डिसरप्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ओरिजिनल मिनरल विद इन द रॉक ड्यू टू द ब्रेकिंग और क्रशिंग विदाउट एनी एप्रिशिएबल केमिकल चेंज, ठीक है, कोई केमिकल चेंज नहीं आ रहा है एप्रिशिएबल, ठीक है, बस वहां पे क्या हो रहा है, प्रेशर के कारण, ब्रेकिंग के कारण, क्रशिंग के कारण, पूरी मैकेनिकल प्रोसेस जो है, ठीक है, प्रेशर के कारण, प्रेशर एक फैक्टर हो सकता है। अब याद ध्यान रखना कि डायनामिक मेटामॉर्फिज्म में प्रेशर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वहीं थर्मल मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है कि वो मैग्मा जो है अपने साथ क्या करता है, दूसरी रॉक को भी बदल देता है, रॉक के पूरे जो क्रिस्टल्स है उनका रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, केमिकल चेंज आ जाता है, ठीक है। अब एक बार वो मैग्मा के अंदर गया तो क्या था रॉक के अंदर, क्या नहीं था, सब वो तो पूरा मॉल्टन मैग्मा बनना, बाहर निकलेगा तो बसाल्ट के फॉर्म में निकलेगा, आया ना समझ में। तो द मटेरियल ऑफ रॉक्स केमिकली अल्टर एंड रिक्रिस्टलाइज ड्यू टू द थर्मल मेटामॉर्फिज्म। थर्मल मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है अधिकतर कि वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, या फिर कह सकते हैं कि सबडक्शन हुआ किसी प्लेट का, मेंटल में चली गई वो प्लेट, तो वो प्लेट का जो भी था अपने आप में अस्तित्व सब मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, आया ना समझ में। तो इसके चलते ये थर्मल मेटामॉर्फिज्म होता है जिसमें केमिकल चेंज आता है। इसमें केमिकल चेंज नहीं आता है, प्रेशर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, केमिकल चेंज आता है, और हीट जो है, थर्मल फोर्स जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्लियर हुआ? अब थर्मल मेटामॉर्फिज्म को भी फिर दो कैटेगरी में सब डिवाइड कर दिया जाता है। कहानी समझ में आ रही है? ठीक है, तो मुस्कुराओ। अब क्या होता है ये समझ में आया, मेटामॉर्फिज्म क्या है हमने वो समझा, प्रोसेस है जिससे क्या होता है, चेंज ऑफ फॉर्म देखने को मिलता है ऑफ द सॉइल, ऑफ द रॉक्स, ठीक है, इग्नियस हो सकती है, सेडिमेंट्री हो सकती है। अब मेटामॉर्फिज्म भी दो तरह के, डायनामिक मेटामॉर्फिज्म होता है जिसमें प्रेशर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दूसरा थर्मल मेटामॉर्फिज्म होता है जिसमें हीट जो है, ठीक है, मैग्मा जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मल मेटामॉर्फिज्म। थर्मल मेटामॉर्फिज्म के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म और दूसरा होता है रीजनल मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। तो अब दोनों को समझते देखो, कॉन्टैक्ट और रीजनल। कॉन्टैक्ट मतलब क्या है, अब ये तो आपको पता है कि दोनों ही थर्मल मेटामॉर्फिज्म के पार्ट है, थर्मल मेटामॉर्फिज्म के पार्ट है, मतलब दोनों में ही क्या हो रहा है, हीट का काम हो रहा है, मैग्मा का काम हो रहा है, ऐसे समझ लोगे, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, तो द रॉक्स कम इन कॉन्टैक्ट विथ हॉट इंट्रूडिंग मैग्मा एंड लावा एंड द रॉक मटेरियल रिक्रिस्टलाइज अंडर हाई टेम्परेचर। मतलब यहां पे डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है रॉक का, ठीक है। ये एग्जांपल, ये जीआईएफ जो है, ठीक है, इन्होंने लगाया है, इन्हें इसके लिए इनाम दिया जाना चाहिए। जीआईएफ बहुत अच्छी तरह से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्या कि थर्मल मेटामॉर्फिज्म है, मैग्मा आया, लेकिन उस मैग्मा के आने से जो कांटेक्ट में रॉक आई है, देखो यहां पे, ठीक है, जो रॉक उसके कांटेक्ट में आई है, ये वाली रॉक पूरी, ये दिख रही है जो बाद में एकदम लास्ट में ब्लिंक हुई थी, वो जो कांटेक्ट में रॉक आई है पूरी, वो रॉक भी क्या कर देती है, अपने फॉर्म को चेंज कर लेती है, रिक्रिस्टलाइज हो जाती है। ये जो देखना भी आएगा, हाँ, ये वाली रॉक भी अपने आप को रिक्रिस्टलाइज कर लेती है, ठीक है। डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ किसके साथ में, मैग्मा के साथ में, डायरेक्ट थर्मल मेटामॉर्फिज्म था। तो थर्मल मेटामॉर्फिज्म में भी एक कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म होता है। व्हेन मैग्मा इंट्रूड्स इट बर्न्स द प्री एग्जिस्टिंग रॉक एंड चेंजेस इट, ठीक है। तो प्री एग्जिस्टिंग रॉक जो थी उसको जला दिया, उसको चेंज कर दिया, उसको रिक्रिस्टलाइज कर दिया, उसका फॉर्म चेंज करवा दिया, ठीक है। तो वो कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म का पार्ट हो गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा है रीजनल मेटामॉर्फिज्म। तो रॉक अंडरगोज रिक्रिस्टलाइजेशन ड्यू टू द डिफॉर्मेशन कॉज्ड बाय टेक्टोनिक शेयरिंग टुगेदर विथ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर और बोथ, ठीक है। तो अब क्या होता है
रीजनल मेटामॉर्फिज्म तो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, जैसे यहां पे आप देखोगे इस इमेज में तो डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, लावा ने वहां की पूरी जमीन को भी जला दिया है, रिक्रिस्टलाइज कर दिया, उसका फॉर्म चेंज कर दिया। रीजनल में क्या होता है, यहां कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, मतलब जैसे हमने कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म में क्या देखा कि लावा खुद जमीन जला दे रहा है, यहां क्या हो रहा है, नीचे लावा है, ऊपर प्रेशर है, तो प्रेशर हीट उस प्रेशर और हीट को सहन करते करते यहां की जो ओरिजिनल रॉक होती है वो अपने आप का फॉर्म चेंज कर लेती है। ठीक है, तो मेटामॉर्फिज्म तो यहां भी हो रहा है, लेकिन यहां पे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, तो कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म की जगह अलग रहेगा वो, मतलब कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म से अलग रहेगा, वो रीजनल मेटामॉर्फिज्म की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, तो रॉक अंडरगोज रिक्रिस्टलाइजेशन ड्यू टू डिफॉर्मेशन कॉज्ड बाय टेक्टोनिक शेयरिंग टुगेदर हाई टेंपरेचर और प्रेशर और बोथ। ठीक है, तो वो टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण क्या हो रहा है, एक तरह से मूवमेंट हो रही है, या फिर हाई टेंपरेचर हाई प्रेशर के कारण क्या हो रहा है, वहां पे एक्टिविटीज जो है, मतलब वहां की जो रॉक है उसका फॉर्म चेंज हो रहा है, तो वो रीजनल मेटामॉर्फिज्म होता है। कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म, रीजनल मेटामॉर्फिज्म, डिफरेंस आया समझ में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या देखो, तो अब कुछ टर्म्स जुड़ी हुई है। मेटामॉर्फिक रॉक जो थी वो क्लियर हो गई, देखो मैंने फॉर्मेशन बता दिया आपको। ठीक है, उसके जो मेटामॉर्फिज्म जो प्रोसेस रहती है उसके भी अलग अलग तरह के, प्रेशर के कारण थर्मल होता है, थर्मल में भी कांटेक्ट होता है, रीजनल होता है, सब कुछ A to Z सब कुछ समझ लिया हमने। ठीक, अब कुछ कीवर्ड्स हैं यहाँ पे, डेफिनेशन के फॉर्म में पूछे जाते हैं। ठीक है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक प्रोसेस होती है क्या, फॉलिएशन की और लीनिएशन की। फॉलिएशन कह लो या लीनिएशन कह लो, एक ही चीज है, इंटरचेंजेबली यूज हो जाता है। आपको तो बेंडिंग भी अभी ऐसे ही लगेगा, लेकिन डिफरेंस है उसमें, समझाते देखो क्या है। फॉलिएशन और लीनिएशन में क्या है, तो फॉलिएशन क्या होता है, इन द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म इन सम रॉक्स ग्रेन्स और मिनरल्स गेट अरेंज इन लेयर्स और लाइंस। ठीक है, लेयर्स और लाइंस। अब जैसे आप देखोगे सेडिमेंट, जब जो सेडिमेंट्री रॉक हमने पिछले वीडियो में पढ़ी, तो सेडिमेंट्री रॉक में क्या होता है, जैसे जैसे सेटल डाउन होते चली जाती है, लेयर्स बनते चली जाती है, जो लिथिफिकेशन होती है। तो लिथिफिकेशन में हमने क्या देखा था कि सैंडस्टोन वगैरह कुछ जो है तो उसमें वो लेयर्स की कैरेक्टरिस्टिक रह जाती है ना। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे जो मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस होती है पूरा हीट के कारण, वो थर्मल भी हो सकती है। ठीक है, और वो जो मेटामॉर्फिज्म है वो दूसरी वाली भी हो सकती है। दूसरी वाली क्या है हमारी, स्किप हो गया मुझे एकदम। ठीक है, डायनामिक, हाँ, तो डायनामिक भी हो सकती है, थर्मल भी हो सकती है। तो उस कंटेक्स्ट में हम अगर जैसे देखें तो कभी कभी क्या होता है कि फोलिएशन प्रोसेस जो रहती है, तो फोलिएशन प्रोसेस ये होता है कि जब वो मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस चल रही होती है उस बीच में कुछ रॉक ग्रेन्स जो रहती है, कुछ रॉक ग्रेन्स क्या कर लेती है, लेयर्स बना लेती है अपने अंदर, वो प्रेशर वो हीट सहन करते करते। ठीक है, तो इन द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म इन सम रॉक्स ग्रेन्स और मिनरल्स गेट अरेंज इन लेयर्स और लाइंस। तो जब लेयर्स और लाइंस में से बन जाते तो उसे फोलिएशन या लीनिएशन कहा जाता है। ठीक है, सच एन अरेंजमेंट ऑफ मिनरल्स और ग्रेन्स इन मेटामॉर्फिक रॉक इज कॉल्ड फोलिएशन और लीनिएशन। क्या है फोलिएशन, लीनिएशन? सिंपल सी चीज ध्यान रखना है कि मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस के टाइम पीरियड में जब लेयर्स बन जाती है रॉक्स के अंदर, वो होती है लीनिएशन या फोलिएशन, जो कहना है आपको कह लो। ठीक है, अगली चीज है बेंडिंग। अब बेंडिंग क्या होता है, तो समटाइम्स मिनरल्स और मटेरियल ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है, समटाइम्स मिनरल्स और मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स आर अरेंज्ड इनटू अल्टरिंग थिन टू थिक लेयर्स अपीयरिंग इन लाइट एंड डार्क शेड। ठीक है, थिन और थिक मतलब पतली और मोटी लेयर्स जहां बनने लगती है, थिन और थिक लेयर जब बनने लगती है किसमें, रॉक्स में। ठीक है, वो अलग अलग, जैसे यहां पे थिक है तो यहां पे प्रेशर ज्यादा था, थिन में प्रेशर कम था। ठीक है, तो उसके चलते जब इस तरह से लाइट और डार्क शेड्स बन जाते हैं, ठीक है, लाइट और डार्क शेड्स बन जाते हैं तो वो बेंडिंग होती है। ठीक है, बेंडेड रॉक्स कहा जाता है उस तरह की। तो सच अ स्ट्रक्चर इन मेटामॉर्फिक रॉक इज कॉल्ड बेंडिंग। बेंडिंग क्या होता है, जब इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है मेटामॉर्फिक रॉक में जहां पे आपको लाइट और शेड लाइंस दिख रही है, लाइट और शेड लेयर्स। देखो कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज ये होता है कि सर इसमें भी लेयर्स है, इसमें भी लेयर्स है। यहां जो लेयर है तो मेटामॉर्फिक लेयर के मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस के चलते एक एक लेयर जमती चली गई है। ठीक है, और यहां पे क्या है, यहां पे आपको अलग अलग शेड देखने को मिलेंगे लेयर्स के, तो वो बेंडिंग कहलाती है। ठीक है, वो बेंडिंग कहलाती है, और जो रॉक इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक को दर्शाती है वो बेंडेड रॉक्स कहलाती है। लीनिएशन, फोलिएशन, बेंडिंग 1 मार्क्स में क्वेश्चन बनते हैं। कॉम्पिटिटिव्स में अगर स्टेटमेंट आ जाता तो समझ लेना। क्लियर है, ये ध्यान रहेगा। तो ये मेटामॉर्फिज्म में फोलिएशन लीनिएशन भी हो गया हमारा। अब जैसे अगर एक और चीज अगर देखोगे आप, तो टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स डिपेंड अपॉन द ओरिजिनल रॉक्स दैट वर सब्जेक्टेड टू मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, अब क्या होता है कि मेटामॉर्फिज्म के बाद में आपको पता है रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है, फॉर्म चेंज हो जाता है रॉक का। लेकिन रॉक का फॉर्म चेंज हो रहा है ना, तो जो नई रॉक बनेगी वो डिपेंड किस पे करती पता है, वो पुरानी रॉक पे डिपेंड करती है। जैसे ऑफस्प्रिंग आएगी तो किस पे डिपेंड करेगी, पेरेंट्स पे। उसी तरह से क्या रहता है कि जो मेटामॉर्फिक रॉक बनेगी ना, वो डिपेंड करती है कि कौन सी रॉक ने मेटामॉर्फिज्म को सहन किया था। क्लियर हुआ, वो उस पर डिपेंड करती है। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स,
फोलिएटेड रॉक्स एंड नॉन फोलिएटेड रॉक्स, ठीक है। तो फोलिएटेड रॉक्स जिसमें लेयर रहती वो, और दूसरी नॉन फोलिएटेड रहती जो पुरानी सी लगती है, ठीक है। तो मेटामॉर्फिक रॉक में भी दो क्लासिफिकेशन जो होते हैं वो ध्यान रख लेना कि मेटामॉर्फिक रॉक फोलिएटेड होती है जिसमें आपको लेयर्स अलग अलग दिख रही होती है, मेटामॉर्फिज्म के चलते जो प्रोसेस में लेयर्स आती है वो, ठीक है। और नॉन फोलिएटेड में आपको लेयर नहीं दिखती, सब कुछ अनइवन रहता है, ठीक। ये पुरानी सी लगती है थोड़ी सी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर हुआ? तो दिस वाज ऑल अबाउट मेटामॉर्फिक रॉक्स। आशा करते हैं चीजें यहां तक समझ में आई है। मेटामॉर्फिक रॉक्स वाला जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है रॉक साइकिल, सिंपल सा है, उसमें बस यही देखना है, हमें कनेक्ट करना है कि मैंने आपको जैसे बता भी दिया कि इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री सारी रॉक्स आपस में जुड़ी हुई रहती है। तो जो आपस में उनका कनेक्शन है, ठीक है, वो जो एक साइकिल में बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, वो सारा सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। आशा करते हैं चीजें यहां तक क्लियर है। मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास 4 से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रॉक साइकिल के बारे में। लास्ट टॉपिक है, अच्छे से समझना इसे। आपने मिनरल्स वाला पार्ट पढ़ा पूरा इस चैप्टर में, ठीक है। आपने रॉक्स वाला पार्ट पढ़ा। तो रॉक्स वाले पार्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि 3 तरह की रॉक्स होती है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। याद हो गई नहीं है? अब जब इतनी सारी रॉक्स वगैरह सब कुछ पढ़ लिया है हमने, तो मैंने आपको एक चीज स्टार्टिंग में ही बताई थी, रॉक्स के इंट्रोडक्टरी वीडियो में ही बताई थी कि गंगाधर ही शक्तिमान है। मतलब जो इग्नियस रॉक है वही क्या बनती है, सेडिमेंट्री रॉक बनती है, वही रॉक जो है मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। सिचुएशंस बदलती रहती है, ठीक है, सिचुएशंस बदलती रहती है। हम यहां पे वही समझने वाले हैं कि रॉक साइकिल आखिर काम कैसे करता है। देखो, तो रॉक्स अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। रॉक्स अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या है कि एक रॉक जो है वो अपने फॉर्म को बदल के दूसरे फॉर्म में आती है, दूसरे फॉर्म को बदल के तीसरे फॉर्म में आती है, जो तीसरे फॉर्म से वापस पहले फॉर्म में आ जाती है। तो इस तरह से रॉक अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती रहती है। वेदरिंग और इरोजन के जो फैक्टर है उसके ऊपर काम करते रहते हैं। कैसे? अब जो इग्नियस रॉक बनी है, तो इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री में कैसे कन्वर्ट होगी, खुद सोचो 2 मिनट के लिए कि वो सेडिमेंट्स टूट के कैसे अलग अलग हो जाएंगे जब उसके ऊपर सनलाइट काम करेगी, जब उसके ऊपर रेनफॉल काम करेगी, जब उसको विंड हवा उड़ा के ले जाएगी वो सेडिमेंट्स को, फ्रेगमेंट्स को। तो इस तरह से चीज समझने वाली क्या है, यहां पे समझने वाली चीज ये है कि रॉक्स जो है, रॉक्स अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू वेरियस एक्सोजेनस प्रोसेसेस, एजेंट्स। क्लियर हुआ? तो रॉक साइकिल क्या होता है आखिरकार? तो रॉक साइकिल इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस थ्रू विच ओल्ड रॉक्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू वंस। पुरानी रॉक्स नई रॉक्स में बदल जाती है, नई रॉक्स वापस पुरानी हो जाती है। ये जो पूरा साइकिल चलता रहता है एक, ठीक है, ये साइकिल रॉक साइकिल कहलाता है। मतलब रॉक का बनना, रॉक का बिगड़ना रॉक साइकिल है। अभी क्या है, इस टॉपिक को एक्सप्लेन ना भी किया जाए तो भी आपको इस चार्ट को, इस डायग्राम को देख के चीजें समझ में आ जाना चाहिए। बोलोगे सर फिर क्यों पढ़ा रहे हो? लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा ना। तो देखो जरा, ये जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, अच्छे से समझना इसको, ठीक है। हम क्या देखते हैं, मैं आपको मोटा माटी पहले इसको पढ़ा देता हूं, फिर हम जो बाकी की लाइंस लिखी बुक की वो समझ लेंगे। तो जैसे मैग्मा रहता है, ठीक है। अब आपको पता है प्राइमरी रॉक इग्नियस रॉक होती है, इतना पढ़ा आपने। तो मैग्मा जो है वहां से इग्नियस रॉक ओरिजिनेट हुई है। अब वो इग्नियस रॉक क्या होती है, अगर वापस मेल्ट हो जाती है, वो प्लेट जो इग्नियस रॉक की सबडक्ट हो जाती है, तो वापस वो मैग्मा बन जाएगी। मैग्मा से वापस वोल्केनिक इरप्शन होगा, वापस इग्नियस रॉक बन जाएगी। तो वो अपने आप में ही अपने आप को डिस्ट्रक्ट करती है, बनाती है, बिगाड़ती रहती है। एक साइकिल तो ये चलता है। लेकिन हमने ये भी पढ़ा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो इग्नियस रॉक क्या है, वेदरिंग, इरोजन, इन सारी चीजों के चलते सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, लिथिफिकेशन होगा, सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी, ठीक है। तो इग्नियस से सेडिमेंट्री बन गई, ठीक। अब क्या होता है, वो सेडिमेंट्री जो रॉक बनी है, तो सेडिमेंट्री रॉक इग्नियस से बन रही है, आपको यह समझ में आ गया, ठीक है, कि जो मैग्मा से बाहर प्राइमरी रॉक बनी थी वो डिसइंटीग्रेशन के बाद में, वेदरिंग और इरोजन के बाद में सेडिमेंट्स में कन्वर्ट होके लिथिफिकेशन प्रोसेस से गुजरते हुए सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है। अब वो सेडिमेंट्री रॉक क्या है, फिर से वो सेडिमेंट्री रॉक बनी है तो वो उसके सेडिमेंट्स भी हो सकते हैं। मतलब सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर ही वेदरिंग इरोजन और काम करेगा। अगर मान लो एक सेडिमेंट्री रॉक है जो सेटलिंग डाउन होने से क्या होती है, लिथिफिकेशन प्रोसेस के बाद में रॉक में कन्वर्ट हो जाती है, जो अलग अलग लेयर्स है। लेकिन वो लेयर्स रॉक बनाती है, वो रॉक्स फिर टूट जाती है, फिर सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है, वो फिर एक बार सेडिमेंट रॉक बन जाती है, सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हुई, लिथिफिकेशन प्रोसेस, और फिर सेडिमेंट्री रॉक बन गई है। तो उसका भी अपने आप में एक साइकिल हो सकता है। बोलो हाँ, ठीक है, अपने आप में एक साइकिल ये भी हो सकता है सेडिमेंट्री रॉक का। फिर आपने जो इग्नियस रॉक देखी थी, तो ये इग्नियस रॉक ही डायरेक्ट मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस को सफर कर सकती है।
कैसे कि अगर कोई इग्नियस रॉक है, वो क्या होती है, वो इग्नियस रॉक जो एक तरह से इंटेंस हीट के कारण डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाती है वॉल्केनिक इरप्शन के होने से, तो उसका रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब एक वॉल्केनो था, ठीक है, वो जो किधर गया वॉल्केनो, हाँ ये वॉल्केनो था, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, ये इग्नियस रॉक बन गई यहां पे, ठीक है। फिर से 10 साल बाद वॉल्केनिक इरप्शन होता है और जो लावा बाहर बह के आता है, तो वो लावा क्या करता है, यहां पे एक तरह से आप देखोगे कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म हो रहा है। पढ़ा है कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म? तो वो कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म के चलते वो इग्नियस रॉक ही क्या बन सकती है, मेटामॉर्फिक रॉक बन सकती है। तो एक साइकिल में एक पार्ट ये भी है, यहां ध्यान रखना, ठीक है। तो अपने आप में तो साइकिल रहते ही है, लेकिन इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री बनती है वो भी रहता है, इग्नियस रॉक से मेटामॉर्फिक बनती है वो भी देख लिया आपने। अब मान लो कि सेडिमेंट्री रॉक जो है, वो सेडिमेंट्री रॉक क्या करती है, किसी तरह से हीट और प्रेशर को सफर करती है, मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस को सफर करती है, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी। सेडिमेंट्री रॉक से भी मेटामॉर्फिक रॉक बनेगी, ठीक है। मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस है, और ये सेडिमेंट्री रॉक कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट भी मैग्मा में जा सकती है, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक जो है, टेक्टोनिक प्लेट जो है सेडिमेंट्री रॉक से बनी है, वो सबडक्ट हो जाएगी, उसके सब्जेक्ट होने से मैग्मा, मैग्मा से फिर इग्नियस रॉक। तो इस तरह से साइकिल जो है, ठीक है, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड चलते जाता है। ये मैंने आपको समझाया है कि कैसे सारी रॉक्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है, या फिर कह सकते हैं एक रॉक से दूसरी रॉक ओरिजिनेट होती है, सारी कहानी क्लियर हुआ? सो दिस वाज ऑल अबाउट रॉक साइकिल, सिंपल सी चीज थी यहां पे। अब जैसे अगर आप देखोगे ना, तो इग्नियस रॉक जो है प्राइमरी रॉक होती है, एंड दी अदर रॉक जो दूसरी रॉक से सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म फ्रॉम, ठीक है, यहां पे वो लगेगा, ब्रैकेट क्लोज कर दे, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म फ्रॉम दीज प्राइमरी रॉक्स। तो इग्नियस रॉक से ही सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक बनती है, जो मैंने आपको अभी समझाया। समझ में आया आपको? ठीक है, मुस्कुराओ। तो अब जैसे रॉक्स जो है, तो रॉक्स एक प्राइमरी रॉक हो सकती है, इग्नियस रॉक हो सकती है, ठीक है, उसी से सेडिमेंट्री, उसी से मेटामॉर्फिक, एंड द साइकिल गोज ऑन। क्लियर हुआ? तो द क्रस्टल रॉक, इग्नियस, अब क्रस्ट पे जितनी भी रॉक्स हैं, ठीक है, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, और अब क्रस्ट में कंफ्यूज ये मत हो जाना कि सर सिर्फ कॉन्टिनेंट की बात करें, क्रस्ट मतलब ओशियन और कॉन्टिनेंट दोनों आ गया, ठीक है। तो द क्रस्टल रॉक्स, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, वंस फॉर्म्ड मे बी कैरिड डाउन टू दी मेंटल। एक बार रॉक बनी तो रॉक अपने आप मेंटल तक पहुंच भी सकती है। कैसे? उस रॉक के ऊपर और लेयर्स आते चल जाएगी, तो जो रॉक बनी थी उसकी लेयर अपने आप नीचे हो जाएगी, ठीक। इंटीरियर ऑफ द अर्थ मेंटल तक जा सकती है थ्रू सबडक्शन प्रोसेस। या फिर क्या हो रहा है, या फिर जो प्लेट्स मूव करती है, आपने ये भी पढ़ा, प्लेट अगर सबडक्ट हो जाती है, ठीक है, एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकरा जाती है, तो सबडक्शन के चलते भी क्या है, जो रॉक बनी है वो मेंटल तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो थ्रू सबडक्शन प्रोसेस, पार्ट और होल ऑफ द क्रिस्टल प्लेट गोइंग डाउन अंडर द अनदर प्लेट इन जोन्स ऑफ प्लेट कन्वर्जेंस। और जहां पे प्लेट कन्वर्ज हो रही है वहीं पे सबडक्शन होगा, जहां पे डाइवर्ज हो रही है वहां तो सबडक्शन होगा नहीं। ये तो स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने आपको, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कुल मिला के ये। तो जो क्रिस्टल पार्ट होता है रॉक का, ठीक है, क्रिस्टल रॉक्स जो होती है वो सबडक्शन हो सकता है, उसका सबडक्शन मेंटल में जब जाएगी तो वो रॉक से मैग्मा बन जाएगी, और वो मैग्मा से फिर वापस रॉक निकल के आ जाएगी, प्राइमरी रॉक, इग्नियस रॉक के फॉर्म में, ठीक है। तो यहां पे वही बताया गया, इन द सेम मेल्ट डाउन due to increase in temperature in the interior and turn into molten magma, the original source of igneous rock। ठीक है, तो मैग्मा बन गई, मैग्मा से वापस वो मैग्मा इरप्ट होगा, वोल्केनिक इरप्शन होगा, फिर से igneous and the cycle goes on। So this was all about this chapter, this was all about this wonderful chapter। ठीक है, बहुत सारी चीजें पढ़ी आपने, लैंडफॉर्म का बेसिस आपने समझ लिया कि हाँ रॉक्स जो रहती है वो क्या रहती है। मजे की बात यह है कि इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ, आई होप यू आर एंजॉइंग। नेक्स्ट वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसी यूनिट का। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में, क्या है जियोमॉर्फिल, मतलब जियोमॉर्फोलॉजी को बहुत अच्छी तरह से उसमें समझाया गया है, वो प्यारा चैप्टर है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चीज, मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास 4th से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक सब कुछ सिस्टमेटिक वे में अवेलेबल है। सारे वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर और वेबसाइट पर। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।